ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। वेलकम टू टुनाइट शो। मार्केट साइंटिस्ट सर के साथ हमारा पार्ट 4 है। आज हम ट्रेडिंग टेक्निक सीखना चाह रहे हैं उनसे। एंड आज का शो भी बहुत स्पेशल होने वाला है। समहाउ सर एक आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ रही है हमारे इस सीरीज में कि जब भी हमने कोई बात करी है उसके आसपास कुछ ऐसा चल रहा होता है कि वो एपिसोड बहुत रेलेवेंट हो जाता है उस समय के मार्केट के लिए। फॉर इंस्टेंस आज मैं सुबह सर से डिस्कस करना चाह रहा था कि आज हम लोग शो पे क्या सीखेंगे। And so our schedule for tonight is entry and exit strategy। और जैसा भी मार्केट चल रहा है मतलब एक तरफ वो सस्टेन कर रहा है, कभी लगता है कि नहीं गिर गया, कभी वो एकदम से बाउंस बैक करता है। तो वो एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटेजी ऐसे मोमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मार्केट्स के लिए। एंड वही आज हम लोग सर से सीखने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले सर, एक हमने मंडे को आपसे आपका थोड़ा सा रिव्यू लिया था, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मार्केट्स एंड नाउ सिंस देन सिचुएशंस हैव बीन मतलब वॉलेटाइल भी कह मतलब इसको वॉलेटाइल कहना भी मुश्किल है, एट द सेम टाइम इट इज वॉलेटाइल आल्सो। मतलब दोनों साइड पे लोग दब भी रहे हैं कि एक तरफ बियर्स की मार पड़ती है, एक तरफ बुल्स की मार पड़ती है। एंड एट द सेम टाइम निफ्टी वहीं पे ही कुछ कुछ जमा हुआ है अपना। तो सर, व्हाट इज योर व्यू ऑन मार्केट्स, व्हाट्स योर टेक ऑन मार्केट्स एज ऑफ नाउ बिफोर वी गेट इनटू द एक्चुअल टॉपिक ऑफ द डे? या विश्व तो मेरा मानना ये है कि मतलब बुल्स को मार पड़े चाहे बेयर्स को मार पड़े, अल्टीमेटली एज अ ट्रेडर, राइट, और एज ए इन्वेस्टर हमको ये देखना कि मार्केट वेयर मतलब ऑन विच साइड इज मार्केट इज हेडिंग। तो एज आई हैव टोल्ड यू कि 16,800 और 17,500 600 ये दो ऐसे बैरियर्स हैं जो मार्केट को डिसिसिवली ब्रेक करने पड़ते हैं। जब तक ये ब्रेक नहीं होते हैं तब तक मार्केट विल बी इन दैट और मार्केट वुड बी इन दैट डिलेमा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। मतलब कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड हमेशा रहेगा। तो जैसे आज आपने देखा कि मार्केट ने एक वो शो किया कि हाँ मैं मतलब 500 को ब्रेक करूंगा या 450 को ब्रेक करूंगा, कल भी शो किया। 350 से 500 के बीच में चार मूविंग एवरेजेस हैं, 100, 50, 20 एंड 10। तो आप मान के चलिए कि इतना बड़ा सप्लाई जोन है जिसको अगर मार्केट नहीं क्रॉस करता है, स्पेसिफिकली ऑन वीकली बेसिस, मतलब मैं कल की बात कर रहा हूं, तो आप मान के चलिए इस बार बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि हम 16,800 को टेस्ट करके उसको ब्रेक भी करें। मैं इस वीक की बात नहीं कर रहा हूँ, अगले वीक की बात कर रहा हूँ। इस वीक का क्लोज हो सकता है आपको एक सबड्यूड टाइप का मिले। ऑल इन ऑल जो भी सेंटिमेंट बन रहे हैं यहाँ पे किसी भी रीजन की वजह से, तो मतलब यहाँ पे साइकोलॉजिकल अगर हमें कोई चीज पुट करनी है तो मैं आपको बताता हूँ। पहला, निफ्टी या आप ब्रॉडर मार्केट की कंपनीज के रिजल्ट अगर आप देखोगे तो ज्यादातर कंपनीज या सारी 99% कंपनीज ने अपने रिजल्ट पोस्ट कर दिए हैं। उसका समराइजेशन आपके सामने आ चुका है। ऐसा नहीं है कि मतलब वहां पे रिजल्ट अच्छे आए या नहीं। तो स्टॉक स्पेसिफिक जो एक्शन होना था वो हो गया है और वो प्राइस में आपको दिख रहा है। नंबर वन। नंबर टू इज कि Q3 में अगर बहुत सारी कंपनीज को प्रेशर था मार्जिन्स में या बॉटम लाइन में, हो सकता है Q4 में भी रहे, और हो सकता है कुछ कंपनीज के लिए Q1 में भी रहे। तो वो कंपनीज की अर्निंग, मतलब अर्निंग इन द सेंस, हम मतलब मार्केट किसको डिस्काउंट करता है? बॉटम लाइन को नहीं करता है, मतलब टॉप लाइन को नहीं करता है, बॉटम लाइन को करता है, बिकॉज बॉटम लाइन से ईपीएस ड्राइव होता है और ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय योर पी इजिकल टू योर प्राइस। तो अगर आपका ईपीएस ग्रो नहीं करने वाला है तो आपको अल्टीमेटली उतना पे ही नहीं मिलेगा, राइट, जो आपको देखने को मिल रहा है। और Q4 पिछले साल का बेस्ट क्वार्टर था, पिछले पिछले फाइनेंशियल ईयर का। ये साल में पिछले साल आप ये देखिए Q4 में क्रूड के प्राइसेस क्या थे? $65, $70 एवरेज। इस बार क्रूड के प्राइसेस क्या है Q4 में अभी तक? $85 to $90 एवरेज। तो आपको बहुत सारी कंपनीज में जहां पे भी क्रूड एज ए डेरिवेटिव रॉ मटेरियल यूज होता है वहां पे सब जगह प्रेशर देखने को मिलेगा, और उस चीज को मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करना स्टार्ट कर चुका है। जैसे मैंने बोला कि सबके रिजल्ट आ गए फिर भी मार्केट नहीं बढ़ रहा है। मेरा मानना यह है कि Q4 जो है उसकी अर्निंग्स में फिर से प्रेशर रहेगा और मार्केट ने उसको डिस्काउंट करना जस्ट स्टार्ट किया है, हो सकता है और भी करे।
ऑल इन ऑल 17,600 मार्केट क्रॉस करने में ऐसा शो कर रहा है कि भाई मार्केट को बहुत दिक्कत है, मतलब हिम्मत नहीं है। तो हम लोग रेस्ट करने गए थे, हमारा हड्डी टूट गया, हम लोग फिर रेस्ट कर रहे हैं। अब हम फिर चलने की कोशिश कर रहे हैं तो हम चल नहीं पा रहे हैं। इट मीन्स जो इंजरी हुई है या जो स्ट्रक्चर्स ब्रेक हुए हैं हमारे, टेक्निकल स्ट्रक्चर्स, वो बड़े खराब हैं। मेरा मानना ये है कि इसका एक ही इलाज है, वो उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन। मतलब मैं साइकोलॉजिकली थोड़ा वैसे बता रहा हूँ, कुछ लोगों को हो सकता है ये कनेक्ट ना हो। ऑपरेशन का मतलब ये है कि जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाते हैं तो उसका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन का मतलब फर्दर करेक्शन। तो हो सकता है कि 16,800 आने वाले हफ्तों में आपको ब्रेक होता हुआ मिले, और एक जो 16,400 का लो था, उस लो को भी टेस्ट करें हम या उससे नीचे भी जाएं, तो ये पूरा ऑपरेशन होएगा स्टॉक्स का या सेक्टर्स का, और पूरा मनी शिफ्ट होएगा। हो सकता है कि किसी सेक्टर से ज्यादा पैसा बाहर निकले, किसी सेक्टर से कम पैसा बाहर निकले, लेकिन ये पूरा होने के बाद हो सकता है जो पूरा मनी शिफ्ट होएगा वो उन सेक्टर्स में होएगा जिन सेक्टर्स में ये साल चाल आने वाली है। वो सेक्टर्स की हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, चाहे वो आपका इंफ्रा हो, कैपिटल गुड्स हो, टेक्सटाइल हो, मतलब या मैन्युफैक्चरिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग में टेक्सटाइल, एग्रोकेमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स। ये ध्यान रखना है आपको। सेमीकंडक्टर्स हो गया आपका, एजुकेशन का हो गया, एयरलाइंस का हो गया, तो होटल्स का हो गया आपका, तो या ज्वेलरी का हो गया आपका। ये सेक्टर्स हो सकते हैं जो अच्छा करें। सो ऑल इन ऑल आज की डेट में मार्केट यही हिंट दे रहा है कि ट्रेड आप बिल्कुल मत करें या कम करें। आप इन्वेस्टमेंट जो आपकी आइडियाज हैं, जहां आपको आपको पैसा लगाना है, वहां पैसा लगाना शुरू कर दें, या धीरे धीरे वहां पे पैसा लगाएं। जैसे मार्केट में करेक्शन होता है, आज की डेट में भी कई स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन हो रखा है। तो आपको आपको अगर 1 लाख रुपया लगाना है तो आज की डेट में मेरा मेरा मानना ये है कि आपको 30 से 35 हजार रुपया वो स्टॉक में या उस सेक्टर में लगाना चाहिए जहां पे आप सोचते थे कि मैं लगाऊंगा और आपको मौका नहीं मिला था। राइट। तो मेरे मानना ये है कि मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म स्पेसिफिकली जो अपॉर्चुनिटीज है वहां पे ज्यादा ध्यान दीजिए आप, रादर देन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का समय जो था वो जनवरी तक था। अब मेरे को लगता है कि आने वाले 8 से 10 हफ्ते या 12 हफ्ते ट्रेडिंग के लिए उतने फ्रूटफुल नहीं होंगे जितने इन्वेस्टिंग के लिए हो सकते हैं, बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है या बढ़ने वाली है। ऑलरेडी बढ़ गई है लेकिन और बढ़ सकती है। ओवर टू यू। राइट राइट, बिल्कुल। तो सर मतलब लेट्स स्ट्रेट डाइव डाउन टू टुडेज टॉपिक कि एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटजीज इन जनरल कैसी होनी चाहिए, एंड स्पेशली ऐसे टाइम में, मतलब आई वुड लाइक टू कनेक्ट इट टू टुडेज मार्केट एज वेल, कि क्या देख के अगर एंट्री लेनी है तो क्या देख के ली जाए, या एग्जिट क्या, जैसे ये क्वेश्चन कल भी हम लोग पॉडकास्ट में थे तो आए थे कि क्या इस समय एग्जिट इस समय कर देना चाहिए, बी इट प्रॉफिट बी इट लॉस, या रैंडमली सबसे एग्जिट कर जाए, या फिर मतलब क्या स्ट्रैटेजी इस समय अपनानी चाहिए ऐसे मार्केट से डील करने के लिए। सो विशु, मेरा मानना यह है कि एंट्री एंड एग्जिट इज ऑल अबाउट योर कन्विक्शन। राइट। मतलब किसी भी हम्म स्टॉक में आपका कन्विक्शन कितना हाई है, हम्म वो उससे डिपेंड करता है कि आपकी एंट्री कितनी सॉलिड होनी चाहिए या एग्जिट कैसे आपको लेना चाहिए। हम्म आज के मार्केट में हम्म जो भी तरीके से आपने एंट्री लिया था, अगर आपको लग रहा है कि वो गलत जा रहा है, तो दो चीजें करनी चाहिए। या तो आप पूरा एग्जिट लीजिए, ये आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं अभी भी डाउटफुल हूँ, हो सकता है एक बाउंस आ सकता है मार्केट में, तो आप पार्शियल एग्जिट लीजिए। लेकिन हम्म एक चीज है जो सब लोगों को माननी पड़ेगी, एंट्री आपके हाथ में होता है, एग्जिट किसी के हाथ में नहीं होता है। एक बंदा मेरे को बता दो जो बोले हाँ जी मैं तो एग्जिट बता दूंगा यहाँ होएगा, ऐसा नहीं है। आप 10 स्टॉक लोगे, 10 में से हो सकता है 2-3 स्टॉक में आप बता दो हाँ जी यहाँ ये स्टॉक यहाँ जा सकता है, यहाँ एग्जिट हो सकता है, या 5 स्टॉक बता दो 50%। लेकिन हो सकता है 50% में आप सोचो कि यहाँ एग्जिट होगा, नहीं हो सकता नहीं हो। तो एंट्री हमारे हाथ में है, एग्जिट हमारे हाथ में नहीं होता है। कई बार आप अच्छी एंट्री कर लेते हो लेकिन मार्केट सपोर्ट नहीं करता है तो आपको एग्जिट करना पड़ता है। तो मेरा मानना यह है कि एंट्री पे भी फोकस होना चाहिए, लेकिन एंट्री से ज्यादा एग्जिट पे फोकस होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपकी एंट्री बड़ी सही है, अब जैसे मैं आपको बोलूं कि मंडे को और ट्यूसडे को जिन लोगों ने एंट्री किया होगा, ट्रेडर्स जो बड़े शॉर्ट टर्म होते हैं, उनका
कल और आज परफेक्ट एग्जिट था। किसी स्टॉक में 6% से लेकर 8%, 10% बना लिया उन लोगों ने, किसी में 15 भी बनाया। ऐसे स्टॉक्स हैं जो चले इतना। तो मेरे ख्याल से उनको एग्जिट कर लेना चाहिए था। तो अगर उन्होंने नहीं किया होगा तो हो सकता है मार्केट अगर और गिरे यहाँ से या और कंसोलिडेट करे तो उनको वो मौका ना मिल पाए। सो ऑल इन ऑल एंट्री एग्जिट डिपेंड करती है कि आप किस लेवल पे, मार्केट कहाँ पे स्ट्रक्चर कर रहा है। तो मेरा मानना ये है कि एंट्री आप कहाँ पे लीजिए, ज्यादा मतलब सपोज करो अभी का मार्केट है, अभी के मार्केट में एंट्री जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए मार्केट बिल्कुल ओवरसोल्ड लेवल पे पहुंचे, वहां एंट्री लीजिए आप एज ए ट्रेडर। और जहां पे ही आपको जैसे लगे कि शॉर्ट टर्म चार्ट जो है, चाहे आरली हो या 30 मिनट्स का हो, वो जैसे ही 60 के ऊपर 70 के आसपास आरएससी आए, उसमें बेचना शुरू कर दीजिए ऐसे मार्केट्स में, अनटिल अनलेस आपके पास कंफर्मेशन हो कि मार्केट 17,600 के ऊपर बंद हो रहा है वीकली बेसिस पे। राइट। सेम आपका अप्लाई होता है मतलब मीडियम टर्म में भी। राइट। तो मीडियम टर्म में आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, जहां पे मार्केट गिर रहा है, जहां पे सपोर्ट टूट रहे हैं, वहां पे एंट्री लीजिए, पर ग्रेजुअल एंट्री लीजिए। आपको 100 रुपया लगाना है, आप 30 रुपया 35 रुपया वहां पे लगा दीजिए। अगर कंफर्मेशन आता है कि वो बॉटम था और मार्केट एक बड़े रेजिस्टेंस को तोड़ता है, तो आपको और पैसा लगाना चाहिए। अगर नहीं आता है, वेट करो, हो सकता है उसी सपोर्ट को वापस मार्केट तोड़े, आप वो 30 या 35 रुपया आपने लगाया था, आप और 35 रुपया वहां पे लगा सको। राइट। तो एंट्री एग्जिट का टेक्निक थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग विषय, लेकिन बेसिक परसेप्शन आपको जो माइंड में रखना है, ये हमेशा याद रखना, कभी भी ये मत सोचना कि एग्जिट मेरे हाथ में है। आपके हाथ में सिर्फ एंट्री है। एग्जिट आपको नहीं पता कि आपने आज पूरा अच्छा खासा सेटअप था और आपने स्टॉक्स बाय करे दो चार एज ए ट्रेडर, कल पता लगा या परसों पता लगा कोई न्यूज आ गई उस सेक्टर में या स्टॉक में या जो भी लगा लो, ऐसा कोई जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर ब्रेक होना शुरू हो गया या डेंट होना शुरू हो गया, तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आपने अच्छा स्टॉक ले लिया, लेकिन उसमें कोई ऐसा न्यूज आ गया उस सेक्टर में या जिसकी वजह से स्टॉक पे प्रेशर क्रिएट हो गया या सेक्टर पे प्रेशर क्रिएट हो गया, लोग निकलते नहीं है। लोगों को लगता है कि नहीं यार, मैंने जो सोचा था, मेरा स्ट्रक्चर, स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग था, ये वीक थोड़ा ना होगा इतना जल्दी। ऐसा नहीं है। कई बार हो जाता है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, न्यूज आती है ऐसी जो ब्रेक कर देती है, तो उसमें अपने ये देखना है अगर ब्रेक हो गया है, और वो ब्रेक कैसे हुआ है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर स्टॉक 10 ईएमआई के ऊपर है और कोई सी न्यूज आई जहां पे उसने अपना 20 ईएमआई या 50 ईएमआई टेस्ट कर लिया या 20 ईएमआई टेस्ट कर लिया, और वो मतलब वॉल्यूम के साथ टेस्ट किया है, और वो स्टॉक जो है वो मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई ये ये लेवल जब तक तोड़ेगा नहीं, ऊपर की साइड में चलेगा नहीं, तो वहां पे अपने को सोचना पड़ेगा अल्टीमेटली। आप नहीं सोचेंगे तो हो सकता है वो ट्रैप भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे बड़ी दुविधा यहाँ पे ये होती है कि एंट्री हम लोग कर लेते हैं, लेकिन एग्जिट को हम लोग प्लान करके भी हम एग्जिट कर नहीं पाते हैं। तो एग्जिट में हमें हमेशा हमें कॉशियस रहना चाहिए। मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स होते हैं वो कैसे कर सकते हैं, आपने जो भी प्लान बनाया उस प्लान में बीच में कोई भी ऐसी अनवांटेड न्यूज आ जाए या ऐसी कुछ चीज आ जाए, तो आपको हमेशा उसको रिव्यू करना पड़ेगा। जितना शॉर्ट टर्म आपका व्यू है, उतना ही ज्यादा आपको एनालाइज करते रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, कि सेक्टर अच्छा है, मार्केट ना गिर जाए। बिकॉज मार्केट जब गिरता है तो ब्रॉडर मार्केट में भी सेलिंग आती है। राइट। ये और टू इशू। राइट। तो सर ओवरऑल जो आपको अभी लगता है उसका जो सब इनफॉर्मेशन जो अभी हम लोगों को अपने पोर्टफोलियोज के साथ जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं, हाउ कैन वी डिसाइड कि इनमें से कौन से को चुने, किसके साथ इस समय बने रहें, गिवन दैट मार्केट इज अनसर्टेन राइट नाउ। तो किसके साथ बने रहें और किसको इस समय छोड़ना चाहिए, बी इट प्रॉफिट बुकिंग और बी इट वो, तो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी। देखो, जिन स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर स्ट्रांग है, जैसे कि मार्केट अभी अगर मैं बात करूं तो अपनी सारी शॉर्ट टर्म ईएमआई के नीचे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी की बात कर रहा हूं, लेकिन कोई ऐसा स्टॉक हो जो अपनी 10 ईएमआई के ऊपर हो, और आज की क्लोजिंग भी उसकी 10 ईएमआई के ऊपर आई है, वो स्टॉक में मार्केट में जैसे बाउंस आएगा आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। उसने पहले ही दिखा दिया आपका,
और जो स्टॉक मार्केट के साथ साथ फॉलो कर रहा है, 50 EMA तोड़ दी है और 100 की तरफ बढ़ रहा है, वो स्टॉक में आपको एग्जिट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे सिंपल आप EMA स्ट्रेटजी फॉलो करो, राइट। राइट राइट। ग्रेट ग्रेट सर। तो बिल्कुल सर, तो फिर अब नेक्स्ट लेट्स डाइव डीव इनटू और कोर ऑफ द टॉपिक कि किसी एज अ रिटेल इन्वेस्टर कोई भी जो मार्केट्स में हमारे साथ जो नए हैं, मैं भी मतलब आई मीन आई एम नॉट वेरी ओल्ड इन स्टॉक मार्केट्स, तो व्हाट शुड वी लुक फॉर इन एन एंट्री एंड व्हाट शुड वी लुक फॉर टू जैसा एग्जिट में तो खैर आपने बोला कि नोबडी कैन टेल, बट व्हाट कैन बी द साइंस व्हेन वी शुड लुक फॉर एन एग्जिट? तो उसको देखो स्टार्टिंग एंट्री कहाँ से हो एग्जिट एंड देन। दोनों दोनों हम बात कर सकते हम्म। हैं। सॉरी। तो एंट्री में हमने क्या करना है? सॉरी। हमने ये करना है कि हमने ये देखना है कि एंट्री आप किस पॉइंट पे कर रहे हो, राइट। तो फॉर एन एग्जांपल कि पुल बैक आ रहा है, उसकी एंट्री कर रहे हो। सॉरी। या आपका ब्रेकआउट आ रहा है तो उसमें एंट्री कर रहे हो। सो एंट्री का टाइप पता होना चाहिए आपको, राइट। लोग क्या करते हैं कि हमेशा एंटर कर जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हम एंटर क्यों कर रहे हैं। पुल बैक खेलने के लिए, या ब्रेकआउट आया इसके लिए, या मीडियम टर्म अपॉर्चुनिटी बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़े सपोर्ट पे अवेलेबल है स्टॉक, इसके लिए, राइट। तो बेसिस योर एंट्री आपका एग्जिट जो है वो डिफाइन होएगा। तो अगर आप पुल बैक खेल रहे हो तो आपका एग्जिट क्विक होएगा। अगर आप एक बहुत बड़े सपोर्ट पे बाय कर रहे हो, आपका एग्जिट लेट हो सकता है, राइट। सिमिलरली आप ब्रेकआउट अगर प्ले कर रहे हो अगेन, तो ब्रेकआउट अगर आप प्ले कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म वाला ब्रेकआउट है या मीडियम टर्म का ब्रेकआउट है, कौन सा ब्रेकआउट प्ले कर रहे हो आप? वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आया है, हो सकता है मीडियम टर्म प्ले कर रहे हो, राइट। डेली पे या आर्ली पे आया है, हो सकता है शॉर्ट टर्म कर रहे हो। उस पर डिपेंड करेगा। तो आपकी जो एंट्री है वो दो तीन चीजों पे हो सकती है। नंबर वन पुल बैक, नंबर टू शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म ब्रेकआउट, नंबर थ्री कि वो स्टॉक गिर गया है मार्केट या किसी रीजन की वजह से और बहुत अच्छे सपोर्ट पे अवेलेबल है और उसके फंडामेंटल बहुत तगड़े हैं, राइट। तो उस पे ही आपका एग्जिट डिपेंड करेगा। आपके पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक है, आप ये आज जाके चेक करो कि वो 20 स्टॉक में जो मैंने लिए हैं उसमें कौन से ऐसे स्टॉक है जो पुल बैक खेलने के लिए लिए हैं, या कौन से ऐसे स्टॉक है जो आपने मीडियम टर्म के लिए लिए हैं, या कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो आपने ब्रेकआउट सॉरी बहुत बड़े सपोर्ट पे लिए हैं कि मार्केट 16,800 के करीब आया था तो मैंने वो स्टॉक खरीदे हैं जो बहुत अच्छे सपोर्ट पे अवेलेबल थे। तो जितना इस तरीके से आप एनालाइज करोगे तो आपकी जो एग्जिट स्ट्रेटेजी है वो रिफाइन हो जाएगी कि अच्छा ये 5 स्टॉक है जो मैंने पुल बैक के लिए लिए हैं, तो इन 5 स्टॉक में सबसे पहले मेरे को निकलना है। और सबसे बढ़िया चीज मैं आपको सही बताऊं, मीडियम और शॉर्ट टर्म या मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो को अलग कर लो और शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो को आप अलग कर लो, मतलब अलग अलग ब्रोकरेज से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो आप। तो और बेटर रहेगा कि यार ये मेरा जो ब्रोकरेज है, जरोडा हो या कोई भी हो, यहाँ पे मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म प्ले करूंगा, और ये जो ब्रोकरेज है ये या जो ये मेरा अकाउंट है यहाँ पे मैं मीडियम से लॉन्ग टर्म सौदे लूंगा। तो आपको और आसानी हो सकती है इस मैटर में। मतलब मेरा राय ये है। बाकी कैसे एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट लेना है, हम लोग डिस्कस करेंगे। और टू शू। राइट राइट। तो सर इसमें हम लोग मतलब मेरे तो क्वेश्चंस मैं पूछ ही रहा हूँ, फॉर आवर ऑडियंस एज वेल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी विल ट्राई टू टेक अप एज मेनी क्वेश्चंस एज वी कैन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। सो जो ट्वीट हमारी प्रोफाइल पे पिंड है, ऊपर मैंने स्पेसेस में भी पिन कर रखी है, उसके कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एंड उसी ट्वीट में आपको बाय द वे मार्केट साइंटिस्ट सर के पोर्टफोलियो का लिंक भी मिलेगा, जिसमें कि आप अभी एएमओ भी लगा सकते हो आफ्टर मार्केट ऑर्डर सपोर्टेड हैं। देयर आर 14 ब्रोकर्स दैट आर सपोर्टेड ऑन ट्रिंकर। तो आप बिल्कुल एएमओ ला के कर भी सकते हो। अगर आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो over 5,000, तो you get 100 rupees cashback as well. This is one of the best performing portfolios on Trinker, तो please do check it out. तो सर जो आपने सर बताया, अब इसमें कैन जो जो अभी आपने चीज़ बताई हमें, इसी को क्या कुछ एग्जांपल्स आप बता सकते हो? आज के आपके कोई स्टॉक्स आप ट्रैक कर रहे हो जिसमें कि आपने ऐसा कुछ देखा हो जिससे कि इसमें फर्दर क्लैरिटी आएगी? तो देखो ऐसा है विशु, आज का तो नहीं बताऊंगा, मैं हम्म आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हम्म एक स्टॉक है जो हमने शेयर भी किया था और लिया भी है,
मैं आपको बताता हूँ नाम उसका। स्टॉक का नाम है रिम, RHIM, रिया मैग्नेस्टा। जो मतलब जिस कंपनी ने ओरिएंट एब्रेसिव्स के साथ मिलके पूरा अपना वो बनाया, मर्जर किया और सारा कुछ किया। तो जिस दिन गिरावट आई, गिरावट किस दिन आई आपके? गिरावट आई आपके 11 फरवरी, राइट, फ्राइडे को पूरी गिरावट स्टार्ट हुई थी ना। उसके बाद आपका दूसरा गिरावट कब स्टार्ट हुआ? मंडे को, 14 फरवरी, राइट। आप अगर देखोगे मार्केट का स्ट्रक्चर और ये स्टॉक का स्ट्रक्चर, राइट, ये स्टॉक ने हाई बनाया था कोई 464 रुपए का। वो 464 को इसने ब्रेकआउट किया 11 फरवरी को, और उसके बाद 14 फरवरी को ये स्टॉक ने वापिस से उसको रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करके बहुत अच्छा क्लोज दिया, जो कि क्लोज था हमारा 494 का। व्हाट इट मींस, मार्केट में पूरा कोहराम मच गया मंडे को। आपको याद हो जब सब लोग बातें करने लगे थे कि हाँ 16,800 भी अब टूटेगा, ये होगा वो होगा, दिस वुड हैपन है ये वो, और ये स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई क्लोज दिया, राइट। मतलब 10 छोड़ो, 5 EMA के ऊपर क्लोज दिया, 5 EMA, राइट। तो दैट वाज अ टाइम टू बाय द स्टॉक, आइदर कंप्लीट और 50% क्वांटिटी आप लीजिए। अगले दिन क्या हुआ? ये स्टॉक ने एक हायर लो बनाया 474 का, और हाई बनाया 525 का, और आज भी अगर आप देखोगे ये स्टॉक 555 पे क्लोज हुआ है। मैंने अपनी जो हमारी भी जो मेरी कम्युनिटी है व्हाट्सएप पे, उस पर शेयर भी किया ये, राइट। तो हम्म। कहने का मतलब ये है कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे काफी स्टॉक थे, राइट, जिन्होंने हायर लो बनाया, राइट, और हायर हाई बनाया। तो आज की डेट में सपोज करो आपने इसको 480, 494 या जो भी रेंज में पकड़ा होता, तो आज आप वो लेवल से यहाँ पे कम से कम नहीं तो 10 से 12% प्रॉफिट में बैठे होते। क्यों? क्योंकि इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ था वो मार्केट से बड़ा स्ट्रांग था, राइट। आज भी देखोगे तो मार्केट 100 EMA के नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन ये अपनी 10 लगा लो या 5 EMA के ऊपर भी बहुत बहुत ऊपर क्लोज हुआ है। बट यहाँ पे साइन क्या है अभी? अगेन एंट्री की बात होगी तो एंट्री तो हमने ले ली। मैं पर्सनल एंट्री की बात बता रहा हूँ, हमने पर्सनल एंट्री ली है 475 480 पे, राइट। बट एग्जिट कहाँ पे होगा? तो एग्जिट अब इसका पास बहुत है। पास क्यों है? बिकॉज अगर आप RSI देखोगे 80 की होगी है डेली चार्ट पे, राइट। आर्ली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आर्ली चार्ट पे भी इसका जो RSI का पूरा वो है, वो अच्छा खासा आपका ओवरबॉट लेवल पे, राइट। आर्ली चार्ट पे अगर हम पूरा देखेंगे तो स्टॉक जो है मतलब प्राइस वाइज तो अगर आप देखोगे तो नया हाई लगा, लेकिन RSI ने नया हाई नहीं लगाया है काफी दिनों से या काफी आवर से। तो हो सकता है कि RSI एक बार 60 के नीचे जाए तो यहाँ पे आपको हल्का सा कंसोलिडेशन देखने को मिले। व्हाट इट मींस? इट मींस इफ यू आर अ ट्रेडर और यहाँ पे आपको 12-15% रिटर्न मिल रहा है, तो कल के मार्केट में जहां पे भी खुले और ये स्टॉक कोई भी हाई मारे, अगर बहुत कम ट्रेडर हैं तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बिकॉज हो सकता है ये स्टॉक करेक्ट करके आपको 500, 510, 520 ये लेवल तक आता हुआ दिखे। मतलब जो भी थ्योरी हम लोग फॉलो करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, RSI हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, या CCA हो गया, ये सारी चीजें। तो ये सब जब होगा ना, मतलब अभी अगर आर्ली चार्ट पे देखोगे तो ये सारी EMA के ऊपर है, लेकिन मेरा मानना है कि जैसे आर्ली चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज पे आएगा तो आपको जो CCA है वहां पे मोमेंट, उसमें मोमेंटम फॉल होता हुआ दिखेगा। जैसे CCA में मोमेंटम फॉल होएगा, ऑटोमेटिकली आप इसमें थोड़ा सा लिक्विडेशन देखोगे। अब वो स्मार्ट मनी का आता है या वीक मनी का आता है वो हम नहीं कह सकते, बट अल्टीमेटली प्राइस यहाँ से अगर मोटा मोटा 5% या 8%, 5 या 6% करेक्ट करता है मार्केट के साथ, तो एज अ ट्रेडर आपका तो पैसा गया ना। आपने 12% बनाया, उसमें से अगर 5-6% चला गया तो आपके पास बचेगा क्या? तो एज अ ट्रेडर आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे एग्जिट में? या तो हाफ प्रॉफिट बुक करो आप यहाँ पे, पार्शियल प्रॉफिट जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर पूरा प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ।
हाफ प्रॉफिट आप तब बुक करोगे जब आपको लगता है कि नहीं इसके फर्दर लेग्स हैं, हो सकता है 600 भी चले जाए तब। पार्शियल आप, सॉरी फुल आप तब बुक करोगे आपको लगेगा नहीं यार, मेरा उम्मीद 5-6% का था लेकिन मेरे को 12% मिल रहा है, नहीं, अब लेट्स एग्जिट, ये चीज है। तो जिन स्टॉक की रिलेटिव स्ट्रेंथ मार्केट से थोड़ी मजबूत हो, मार्केट कहाँ खड़ा है और वो स्टॉक अपने 20 और 10 ईएमए के ऊपर बंद हुए हैं, तो वो स्टॉक्स में मेरे ख्याल से आपको खरीदारी करना चाहिए। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ आपके इसमें क्या बोलते हैं, आप भी बोलोगे यार ये स्टॉक का डिस्कशन आप बार बार ही कर रहे हो, पिछली बार भी गया था। साउदर्न पेट्रो, आपको याद होगा विशु, हमने डिस्कस किया था। तो आज भी वो 60 रुपए के राइट, करीब राइट। खुला और फिर बंद होने के बाद भी 57 पे बंद हुआ है। तो ये स्टॉक ने भी बहुत दिनों बाद या काफी सेशंस के बाद 10 ईएमए और 5 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया है। हालांकि जो कैंडल था वो बेरिश था, लेकिन क्लोजिंग दिया है वो बेरिश इसलिए था बिकॉज बड़े प्लेस का फाइट बहुत हुआ है यहाँ पे आज। तो अगर मार्केट ठीक ठाक रहा, स्टेबल रहा, तो हो सकता है आपको यहाँ पे पॉजिटिव फॉल थ्रू देखने को मिल सकता है कल, कल के सेशन में, राइट। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है। अब एग्जिट की बात करूं, अगेन सेम थिंग, आप एग्जिट के लिए हमेशा आर्ली को और 30 मिनट्स के चार्ट को देखिए। वहां पे अगर आरएसआई बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और आपका व्यू बहुत शॉर्ट टर्म है, एक हफ्ता 2 हफ्ता, और आरएसआई आर्ली पे 75 क्रॉस करने लग गई है, आप एग्जिट करना स्टार्ट कर दो, मेरा मानना तो ये है। उससे बड़ा इंडिकेटर हो नहीं सकता, बिकॉज आरएसआई इज ए लीडिंग इंडिकेटर। आप एमा पे मत जाओ, एमा लैगिंग है। एमा जब प्राइस क्लोज होता है किसी पीरियड के बाद तब फॉर्म होती है, लेकिन आरएसआई पहले बताया था आपको कहाँ है कहाँ नहीं है, इस तरीके से। तो कोई भी डाइवर्जेंस दिखे आपको कि प्राइस बढ़ रहा है लेकिन आरएसआई नहीं बढ़ रहा है, फ्रिक्वेंटली आपको एग्जिट करना स्टार्ट करना चाहिए, कर चाहिए वहां से। ओ टू इशू। Right, right. Absolutely, sir. Thank you so much for that. Audience, if you have any questions, please put it in the comments of the tweet that is pinned on our profile. Already हमारे पास कुछ comments आने शुरू भी हो गए. Help us prioritize them as well. जो questions आपको पसंद आते हैं, please like them. We'll try to take up the questions that have maximum likes first. सर, नेक्स्ट में ये तो हम लोग का थोड़ा टेक्निकल साइड से हो गया, थोड़ा सा कैन वी डिस्कस फंडामेंटल साइड से भी कि किसी भी कंपनी में किसी भी स्टॉक में एंट्री और एग्जिट साइड अगर हमें फंडामेंटली ट्रैक करना है तो उसके भी कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं। फंडामेंटली देखो ऐसा है। मतलब फॉर इंस्टेंस जैसे अभी शुगर में कुछ आया था कि मतलब कहीं पे कि शॉर्टेज था या कुछ था, तो उससे एक स्टोरी बनती है कि वो करना है, तो उसमें भी काफी लोगों को रहता है कि अभी कोई न्यूज आई कि कुछ ऐसा हुआ है जिससे कुछ ट्रिगर हो गया कि अभी ये जाएगा, बट देन ऑफन देयर इज नो वे टू नो कि वो जो ट्रिगर है वो न्यूज बेस उस पे मैं आपको रिलाय बताता हूँ, करना चाहिए, बहुत मतलब अच्छा कुछ क्वेश्चन कहते आपने हैं। पूछा है। ये सर। आज ही न्यूज आई है आपके हाइड्रोजन की। हम्म। हाइड्रोजन की बात हम लोग पिछले 1-1.5 महीने से कर रहे हैं। हम लोग ज्यादा बात कर रहे हैं किसकी, एथेनॉल की, बिकॉज वो चल रहा है। लेकिन साथ में अगर आपको याद हो, हमने कुछ स्पेसिस में ये भी बोला था कि एथेनॉल के बाद मेथनॉल और फिर हो सकता है हाइड्रोजन पे भी बातें स्टार्ट हो। हालांकि मेरी पर्सनल उम्मीद ये नहीं थी कि इतना जल्दी स्टार्ट होगा। आप ये देखिए कि मेथनॉल से भी पहले हाइड्रोजन की भी पॉलिसी आ गई आज अपनी, ग्रीन हाइड्रोजन, राइट। तो फंडामेंटल में अगर आपको अहेड रहना है एंट्री में, तो आपको न्यूज प्लस ओवरऑल सेक्टर्स कंपनीज को बहुत ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी कर क्या रही है, वो मतलब ग्राउंड लेवल पे। तो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं या मेथनॉल की अगर मैं बात करूं, तो आपको आपको आगे रहना है, जैसे हम लोग चाहते हैं कि इसमें आगे रहें, राइट। या मैं चाहता था कि यार ये मतलब थीम्स में हम लोग पहले से प्ले करें, या मतलब अपना मेरा मतलब यहाँ पे एक्सपोजर हाई रहे पहले से ही। तो पहले से ही हमने रिसर्च करना शुरू कर दिया था भाई क्या कंपनी होगी, या क्या सेक्टर का पूरा आउटलुक है, इसका पूरा वैल्यू चेन क्या बनेगा हाइड्रोजन का, कौन सी कंपनीज हैं जिनको बेनिफिट हो सकता है, सारा कुछ। और उसके बेसिस पे मतलब अपना एक व्यू बना ले कि चलो एक काम करते हैं कि अगर किसी कंपनी में मेरे को अगर 50,000 रुपये लगाना है तो 50 नहीं 10,000 रुपये आप लगा देते हैं, जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी और लेंगे। अब हुआ ये कि बजट में हाइड्रोजन के ऊपर कोई भी हिंट नहीं आया, मेथनॉल पे आया सिर्फ, और अचानक से आज ये पॉलिसी आ गई। तो हम इस सेक्टर में, या कह सकते हो कि इस पूरी थीम में
एटलीस्ट 10 से 15% या 20% या 25% इन्वेस्टेड तो है ना कुछ स्टॉक्स में। तो जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी अपना एलोकेशन बढ़ाएंगे उसमें, राइट। तो फंडामेंटली अगर आपको एंट्री सही करनी है तो आपको मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत ज्यादा रीड करना पड़ेगा, इंडिकेटर्स को, कि क्या हो रहा है, कौन से सेक्टर ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी कौन से सेक्टर के लिए कितना सपोर्टिव है कितना नहीं, कौन से ऐसे नए एरियाज हैं जहां पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, ये सारी चीजें, राइट। तो फंडामेंटली मेरे ख्याल से टेक्निकली तो हम लोग चार्ट फिर भी देख लेते हैं, इतना EMEA के ऊपर बंद हुआ है, इतना इसके ऊपर हुआ है, तो अपने को क्लियर हो जाता है। बट फंडामेंटली उतना आसान नहीं होता है, फंडामेंटली आपको ढूंढना पड़ता है बहुत सारी चीजें, क्या सरकार कर रही है, क्या टेलविंड रहेंगे, अच्छा वो जो कर रही है सरकार उसका इम्प्लीमेंटेशन इतने महीने में हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। तो वो चीजें आपको पहले ढूंढना पड़ता है, और वो उनको फर्दर टेक्निकल्स कंफर्म कर सकते हैं कि भाई ये स्टॉक में एक्युमुलेशन होना है, बट उनका बेस अल्टीमेटली अल्टीमेटली आपका फंडामेंटल रहेगा उन चीजों का जो बहुत बड़ी थीम बन सकती हैं और आज की डेट में डिस्कशन में नहीं है। क्योंकि डिस्कशन में जब वो चीजें नहीं होंगी तो स्मार्ट मनी इसको हमेशा धीरे 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 एक्यूमुलेट करती है और फिर एकदम से ब्रेकआउट लेके आती है। बिकॉज पहले ही ब्रेकआउट अगर स्मार्ट मनी लेके आ जाएगी तो फिर तो सारी दुनिया कूद पड़ेगी उसमें। ये चीज है, रीजन बीइंग स्मार्ट मनी हमेशा आगे रहती है, चाहे वो फंडामेंटल हो या कोई भी चीज हो। तो फंडामेंटली ट्रिगर अगर आपको ढूंढना है, किसी सेक्टर में एडवांस रहना है या आगे रहना है, तो आपको मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज काफी रखनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है, कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है, कहाँ पे पॉलिसीज सपोर्ट कर रही हैं आ रही हैं, ये नो। तो हमें पढ़ना बहुत पड़ेगा आपको पूरा। जैसे बजट आया है तो बजट का ब्लूप्रिंट आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, किस पे बना है किस पे नहीं, 1 अप्रैल से सरकार करने क्या वाली है एग्जैक्टली, राइट। थोड़ी बोरिंग टास्क है लेकिन एक्साइटिंग हो सकती है अगर आप उसको सही पढ़ लो और सही कंपनी बाय कर लो तो। ये ओ टू इशू। राइट राइट एब्सोल्युटली सर। तो सर हम लोग के पास कुछ ऑडियंस से क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं, थोड़े बहुत पूछ ले बिल्कुल। लेते हैं। ओके, सो ऑडियंस हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लीज पुट डाउन योर क्वेश्चंस एज वेल। जो ट्वीट हमारी प्रोफाइल पे पिंड है, ऊपर स्पेसेस में भी पिन कर दिया मैंने, उसमें भी उसमें भी वही ट्वीट है, उससे कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सर सबसे पहले फौदा सर का क्वेश्चन आया है कि प्रमोटर्स आर डेली बाइंग इंटरनेशनल कन्वेयर्स, हाउएवर स्टॉक इज नॉट मूविंग, एनी इनपुट ऑन दिस? मैं ट्रैक नहीं करता हूँ इस स्टॉक को, सॉरी। ओके, ठीक है। कंपनीज जो होंगी सर उनको मैं फटाफट बोलता जाऊंगा, इसके बाद जो भी आप करते होगे आप बता देना। एक क्वेश्चन सर सपना एम सर का आया है, सॉरी मैम आई एम नॉट श्योर, बट या सो उनका आया है कि इफ आई प्लान माय पोर्टफोलियो फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, माय फॉर माय चिल्ड्रन, डू आई नॉट डिस्टर्ब द प्रेजेंट होल्डिंग, प्लीज एडवाइस। फिर उन्होंने आगे एक फॉलोअप भी पूछा है कि फॉर एग्जांपल आई हैव बीन बाइंग सोनाकॉम सिंस 400 लेवल्स, कैन आई कंटिन्यू टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म? मेरे ख्याल से इन लोग को FMCG या जैसे हम लोगों ने बात किया था ना, जो डेली लाइफ साइकिल या सॉरी डेली कंजप्शन साइकिल या वीकली कंजप्शन साइकिल के आइटम्स वाली कंपनी बाय करनी चाहिए अगर आपको जनरेशन के हिसाब से सोच रहे हो, उनको गिफ्ट करना उनके हिसाब से। रादर अब सोना इज अबाउट ऑल अबाउट ऑटो। तो ऑटो में क्या बूम आएगा क्या नहीं आएगा, और हो सकता है बूम 5 साल आए, 5 साल के बाद फिर ये स्टॉक कंसोलिडेट करे, वो चीज है। तो आपको स्टडी कंपाउंडर ढूंढना पड़ेगा। तो आई वुड सजेस्ट, जो मेरे पोर्टफोलियो में वो मैं बात कर रहा हूँ, जायडस वेलनेस हो गया, या ऐसे स्टॉक्स को ढूंढिए जो जिनका वर्चस्व रहेगा आने वाले टाइम पे, या रेडिंगटन हो गया, ऐसे ऐसे स्टॉक्स। राइट राइट एब्सोल्युटली सर। सर इसके बाद लेट्स डोमिनेट सर का क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द रीजन ऑफ 17% फॉल इन अ डे इवन आफ्टर अ गुड रिजल्ट विद नो बैड न्यूज इन एनी स्टॉक? व्हाट इज द कंक्लूजन, व्हाट डज दैट मीन? फॉर एग्जांपल जिंदल पॉली। जिंदल पॉली सर मैं ट्रैक नहीं करता हूँ ये सब स्टॉक्स को, पैकेजिंग का बोल रहे हो ना। हाँ, बट यहाँ पे इन क्या हो रहा जनरल है, यहाँ पे मतलब। मार्जिन्स कंस्ट्रेंट बहुत हैं, तो व्हाट मार्केट इज डूइंग, मार्केट इज डिस्काउंटिंग Q4। मैं बार बार ही बोल रहा हूँ, क्रूड से रिलेटेड जितने भी आपके सेक्टर्स हैं जहाँ पे क्रूड एज अ डेरिवेटिव यूज होता है, या क्रूड का कोई भी फॉर्म आता है रॉ मटेरियल में, वो सारे सेक्टर्स में आपको रिजल्ट में कोई एक्साइटमेंट मिलेगा ही नहीं, आपको फॉल ही मिलेगा। क्योंकि राइट। Q4 वहां पे बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है, ये आपको मानना पड़ेगा। और जो लोग ये स्पेस अटेंड कर रहे हैं, ये चीज का ध्यान रखना, Q4 आपको कंपनीज का चैलेंजिंग मिलेगा।
चैलेंजिंग मिलने का मतलब ये है कि आप ये मत समझना कि मैं बोल रहा हूँ डी ग्रोथ कर देगा, लॉस आ जाएगा। लॉस लूज नहीं आएगा। Q4 पिछले साल बहुत अच्छा था विशु, बहुत ही अच्छा था। हम्म हम्म ये हम्म साल टॉप लाइन में आप कम ग्रो करोगे और बॉटम लाइन में ग्रो नहीं कर पाओगे जितना पिछले साल आपका ग्रोथ था। तो आपका प्रॉफिट अगर हम्म 50 करोड़ था पिछले साल बॉटम लाइन में, ये साल हो सकता है कि आप 35 करोड़ पे अटक जाओ। तो 35 करोड़ हम्म पे अटकोगे तो ओवरऑल ईपीएस तो कम होएगा ना इस साल का। Q3 वैसे ही हम्म कमजोर रहा है हम्म बॉटम लाइन में। तो हम्म मार्केट हम्म तो डिस्काउंट करेगा उस प्राइस को। मार्केट आपको उतना भाव तो ना दे। हम्म वो चीज हो रही है यहाँ पे। तो जिंदल पॉली का हो सकता है कि ये Q4 उतना तगड़ा नहीं। अब जिंदल पॉली का आप Q4 जाके देखो, पिछले साल का बहुत तगड़ा था। तो ये साल हो हम्म सकता है Q4 इतना तगड़ा ना रहे, और वो आपको अप्रैल मई में पता लग हम्म जाएगा देख लेना। तो मार्केट उसको एडवांस में राइट डिस्काउंट कर रहा है, इसलिए उसके जो रिजल्ट आने के बाद भी मार्केट गिर रहा है, या आप कह सकते हो स्टॉक गिर राइट रहा है। ये आपको राइट जितना जल्दी समझ में आएगा ना, मैं कह रहा हूँ उतना ज्यादा फायदा हो सकता है सब लोग को। बिल्कुल क्योंकि बिकॉज हम लोग बार बार ही बोलते हैं कि मार्केट एडवांस में चीजें करता है ना। तो ये कर रहा है। अब ये हो सकता है मल्टीपल थ्योरीज आती हैं कि वीक हैंड्स को बार किया जाता है मार्केट गिरने के बाद, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। साइकिल्स होती है मार्केट की। हम्म ये हम जिस साइकिल में यहाँ पे मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स को ही रिवॉर्ड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट को भी रिवॉर्ड नहीं कर रहा है। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट को भी रिवॉर्ड नहीं कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग को कर रहा है रिवॉर्ड। सिर्फ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट में फ्लैट रह रहा है स्टॉक, ठीक ठाक रिजल्ट में गिर रहा है, खराब रिजल्ट में बहुत ज्यादा गिर रहा है, ये मान लो आप। तो ऐसे मार्केट जब भी हो, आप मान लो कि वो स्टॉक या वो सेक्टर या ओवरऑल मार्केट आपका कंसोलिडेट करेगा, एक रेंज में घूमेगा, और ज्यादातर चांस ये रहेंगे कि लोअर एंड ऑफ द रेंज टूटे, और टूटने के बाद एक नया बेस बने। तो अपर बेस हमने शायद देख लिया है 17,600। मेरे को याद आ रहा है बार बारी 2020 में भी था, 19 में भी था। 11,600 या 11,500 वाला जो लेवल है वही बन गया है, यहाँ पे टूट ही नहीं रहा है बार बार। मतलब वो आई रिमेम्बर दैट टाइम कि 11,400 11,600 टूटता नहीं था। टूटा तो कुछ दिन तक टिके हम लोग 12,400, उसके बाद कोरोना आ गया, उसके बाद हमने सीधा 7,500 देखा। तो आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा, बट कहने का मतलब ये है, आप ये देखो, बजट आ गया, बजट में कुछ नेगेटिव नहीं आया, ठीक है। अर्निंग सारी कंपनी की आ चुकी है, राइट। उसका समराइजेशन अगर आप देखोगे तो आपको दिख तो रहे ना, 17,300 का लेवल। अगर हमारी अर्निंग्स में इतना दम था, ये सब कुछ था जो भी था, तो हमारा मार्केट 17,600 को पार क्यों नहीं किया, राइट। और मैं अपनी पर्सनल, बहुत लिमिटेड लोगों की कम्युनिटी है, उसमें बार बार ही बोल चुका हूँ। इवन ट्रिंकर में मैंने एक बार राइट किया था, अभी तो सोशल आ गया ट्रिंकर में भी, कि भाई मार्केट अगर बजट से पहले और बजट के 2 हफ्ते के अंदर अगर नया हाई नहीं लगाएगा, तो आप मान के चलिए कि मार्केट लंबा कंसोलिडेट करने वाला है। हमें नया हाई शायद हो सकता है दिखे ना जल्दी से, और दिखेगा तो उसका रीजन होएगा बड़ा कोई स्ट्रांग, हो सकता है ग्लोबल ट्रिगर आए, लोकल ट्रिगर। मेरे को नहीं लगता कि लोकल ट्रिगर की वजह से मार्केट नया हाई मार जाएगा। और जो लोग बोल रहे हैं एलआईसी का आईपीओ आएगा तो गवर्नमेंट ऊपर लेके जाएगी, ये करेगी वो करेगी, देखो ऐसा है, गवर्नमेंट के हाथ में इंटरनेशनल मार्केट को संभालना नहीं है, लोकल मार्केट को है। इंटरनेशनल क्लूज अगर आपके नेगेटिव रहेंगे, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, वहां पे कुछ भी नहीं कर सकती है। मार्केट इज सुप्रीम, राइट। देर इज नो, नॉट अ सिंगल गवर्नमेंट और नॉट अ सिंगल पर्सन जो बोले कि हाँ मैं मार्केट को यहाँ लेके चले जाऊंगा। बहुत बड़े फोर्सेस यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो इंटरनेशनली अगर हमारे क्लूज नेगेटिव रहेंगे या क्लूज ऐसे रहेंगे कि जो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप एलआईसी का आईपीओ छोड़ो, आप जिस मर्जी का आईपीओ लेके आ जाओ, तो भी वो चलेगा नहीं और लिक्विडिटी ला नहीं पाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली होता क्या है कि सपोज करो मार्केट कल फॉल कर गया, तो जो लोग होते हैं उनकी मेंटेलिटी हिट करती है, लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। People would think of booking the profit or exiting from the position rather than buying a new position because they have a fear. जिनका प्रॉफिट उनको लगता है कि मेरा प्रॉफिट कम ना हो जाए, और जिनका लॉस है उनको लगता है लॉस बढ़ ना जाए, पहले निकल जाए, राइट। ये दिक्कत होती है। तो उससे और ज्यादा लिक्विडेशन आता है मार्केट में। तो अभी हम उस मार्केट में हैं जहां पे बाइंग का एंथुसियाज्म शॉर्ट टर्म में तो नहीं है, और जिनका था वो ट्रैप हो चुके हैं, या तो या होने वाले हैं। आप कुछ भी लगाओ, और जब मार्केट के की लेवल्स टूटेंगे शायद वो वहां से एग्जिट करेंगे। दिस इज अ टाइम वेयर वी नीड टू थिंक अबाउट मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। देयर आर मेनी 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 कंपनीज जो बहुत अच्छे लेवल्स आपको यहाँ पे देंगी,
सही सेक्टर में रहने का। और उन्होंने अपने रिजल्ट्स को के थ्रू प्रूव किया है पिछले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स के थ्रू कि हम बहुत बड़े जर्नी पे जाने वाले हैं। कुछ कंपनीज का अगर मैं नाम लेऊं तो जीएनएफसी आप ध्यान रखिएगा। आपको जो भी डिप आए उसमें मिले, इस कंपनी को भूलिए मत। ठीक है, अच्छा कर सकती है आने वाले कुछ सालों में। और भी हैं बहुत सारी। तो मेरा मानना है कि आप इन्वेस्टिंग के ध्यान दीजिए और वहां पे धीरे धीरे ये कंपनी जब इनका ना जब मार्केट अगर थोड़ा सा ज्यादा गिर जाता है तो अपने वीकली डेली को मत देखिए आप। डेली में हो सकता है आपको 200 डीमा टूटती हुई मिले कई कंपनीज में, लेकिन उनका वीकली चार्ट देखिए। वीकली चार्ट में आपको अगर 50 वीक्स की एवरेज पे या उसके नीचे 100 वीक्स की एवरेज पे कोई स्टॉक्स मिल रहे हैं अच्छे, और जहां पे आपको लगता है कि ये स्टॉक कुछ भी हो जाए, मार्केट 6 महीने के लिए टाइट रहेगा लेकिन ये कंपनी 3 साल में बहुत अच्छा कर सकती हैं, अपने रेवेन्यू को डबल कर सकती हैं, वो कंपनीज को आप लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो टाइड आएगी हो सकता है ये निकल जाए 2-4 महीने की, लेकिन 3 साल बाद आपको कंपनीज बहुत ऊपर मिलेंगी। मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतने ऊपर मिल सकती हैं, बशर्ता वो कंपनीज में उतना दम होना चाहिए कि उतना रेवेन्यू लेके आ सके, मतलब डबल कर सके या उस रेवेन्यू को उस लेवल में बढ़ा सके जो आप सोच रहे हो। ओवर टू यू। राइट, राइट, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच फॉर दैट, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जो है ये हम लोगों ने एक्चुअली 2 पॉडकास्ट पहले डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में, बट सिटीजन सर ने पूछा है अभी, सो आई विल टेक इट। उन्होंने 4 इंडिकेटर्स दिए हैं, आरएसआई, मूविंग एवरेज, एमएसीडी एंड वॉल्यूम। वही पूछना चाहते हैं, आर दीज 4 इंडिकेटर्स इनफ फॉर ट्रेडिंग या और भी कुछ इसमें और कुछ होना चाहिए? कौन से बोले? आरएसआई, मूविंग एवरेज, एमएसीडी और वॉल्यूम। बहुत है मेरे ख्याल से ये सारे इंडिकेटर्स। इसमें अगर आप आरएसआई, एमएससीडी, वॉल्यूम और मूविंग एवरेज ये बोल रहे हो ना आप? यस सर, यस एनएफ, सर। मेरे ख्याल से एनएफ है ये सारे। मतलब ये चार को अगर आपने ढंग से रीड कर लिया तो यू आर डन, राइट। जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग की पॉडकास्ट में आपको याद हो बताया होगा, तो जैसे अगर आरएसए को रीड करना है, लीडिंग इंडिकेटर है ना, तो अगर हम्म। प्राइस से ज्यादा उसका पेस है तो मतलब वहां पे स्ट्रेंथ है। एमएससीडी का मैंने बार्स का बताया था, पूरा हिस्टोग्राम का, कि प्राइस बढ़ रहा है और लेकिन बार्स जो है वहां पे, बार्स जो है वो उसका साइज नहीं बढ़ रहा है ना, तो मतलब स्ट्रेंथ नहीं है, वहां पे डाइवर्जेंस है। तो वहां से डाइवर्जेंस आपको स्पॉट करना है। मूविंग एवरेज का आपको बता ही दिया था कि वो स्टॉक्स को पिक करो जहां जो अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा हो, तो पैसा बनने के चांसेस ज्यादा है। तो वर्सेस द सेक्टर वर्सेस द मार्केट। तो सपोज करो कोई स्टॉक है, वो अपने सेक्टोरियल सेक्टर जो वो 20 EMA के ऊपर है, लेकिन वो स्टॉक अपने 10 EMA के ऊपर है, मतलब सेक्टर से ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ है ना, इस तरीके से। तो आई गेस दीज इंडिकेटर्स आर एनफ टू यू नो यू नो टू पिक अ स्टॉक, बट टेक्निकली अगर हम अपने बात करें। राइट, राइट। ग्रेट सर। ओके, सो नेक्स्ट लेट्स डिस्कस कुछ सर। नेक्स्ट आई थिंक मेरे को सारे स्टॉक स्पेसिफिक दिख रहे हैं, तो सर मैं कुछ एक स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस बोलता जाता हूँ हाँ जी। फटाफट, एंड आप उसमें जो भी ट्रैक करते हो प्लीज स्टॉप मी एनीवेयर। राइट। सो पहला है फिलाटेक्स इन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म नेक्स्ट इज अवॉइड, लॉन्ग टर्म आई गेस। ओके, ग्रेट ग्रेट सर। नेक्स्ट is sir Supercell and Bajaj Hindustan on long term view. अवॉइड, ये दिस इज माय पर्सनल व्यू फॉर बोथ। Okay, okay. Next sir पंकज सर का है व्यू ऑन HDFC, HDFC AMC and HDFC Life. तो दीज आर पोर्टफोलियो स्टॉक, और यहाँ पे डोंट ट्रेड। यहाँ पे तो आई गेस एचडीएफसी एएमसी वुड बी बेटर देन रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स। एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी बोला है, आई वुड प्रेफर एचडीएफसी एएमसी ओनली। Okay, okay, great sir. Next question Fit Investor सर का है कि do you think KPIT is the biggest beneficiary of green hydrogen as a new government policy has come now? आई डोंट थिंक सो कि केपीआईटी इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी उसके पास है, लेकिन बिगेस्ट बेनिफिशरीज वुड बी डिफरेंट कंपनीज। जो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, आई हैव शेयर्ड स्मॉल नोट एज वेल, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है उसमें और कैसे ग्रीन हाइड्रोजन बनता है।
तो जो बनाने की प्रोसेस में कंपनीज हैं वो ज्यादा बेनिफिशियरी हैं रादर देन जो टेक्नोलॉजी दे रही है वो, उनका बड़ा स्मॉल पार्ट है जो केपेसिटी का ये लोग बता रहे हैं। सो आई गेस इतना ज्यादा वेटेज केपेसिटी को नहीं देना चाहिए इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, बट इन टर्म्स ऑफ ऑटो एंसिलरी में जो चेंजेस आए उसमें दैट कंपनी इज डूइंग वेरी गुड। हाइड्रोजन फ्रंट पे आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा उसका बट। राइट राइट, एब्सोल्युटली सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर नितिन सर का है, स्टेल होल्डिंग। कौन सा? स्टेल, STEL होल्डिंग। आई एम नॉट ट्रैकिंग दिस स्टॉक। ओके, नेक्स्ट वन इज इंडिया बुल्स हाउसिंग, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, अदानी पावर एंड अदानी विल्मर। Adani Wilmar is good. Power avoid for time being. India Bulls real estate is good, right? Rest I would avoid. राइट और राइट, ये सारे एब्सोल्युटली। मीडियम से लॉन्ग टर्म है, ये कोई भी शॉर्ट टर्म का व्यू नहीं दिया मैंने अभी इन स्टॉक। हम्म, मीडियम टर्म में राइट अगर हो राइट, तभी करने का, नहीं तो शॉर्ट टर्म में आई वुड अवॉइड। ओके ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट सर एस डी सर का है, उन्होंने पूछा एनी व्यू ऑन एमटार गुजरात एल्कलीज। गुजरात एल्कलीज का वही स्टोरी रहता है वहां पे प्राइसेस का और उसका, तो सिक्लिकल ज्यादा हो जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए वो हम्म स्टॉक नहीं है। वहाँ प्राइसेस वगैरह बढ़ते हैं एल्कलीज और ये जो भी वो डेरिवेटिव्स बनाता है इसके, हम्म तो लीजिए। एमटार इज गुड बट वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हैवी है उसके, मतलब बहुत ज्यादा हाई लगते हैं एमटार का पूरा अगर आप देखोगे कंसेप्ट, इट्स अ वेरी गुड कंपनी एंड इट इज डीलिंग इन अ वेरी डिफरेंट स्पेस। पूरा बहुत अलग पार्ट्स वो बनाते हैं, तो वैल्यूएशन थोड़ा सा अनजस्टिफाइड है यहाँ पे, राइट? तो मतलब ट्रेड के लिए नहीं, उसको थोड़ा ज्यादा लंबे समय के लिए बाय करना आप, बिकॉज हो सकता है कि कभी अगर कंपनी डिसअपॉइंट करे तो वैल्यूएशन जो है गिर जाए उसके, ये चीज है। पर कंपनी ओवरऑल अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए। राइट, ग्रेट ग्रेट सर। ओके, नेक्स्ट वन इज सर प्रशांत सर का क्वेश्चन ऑन अमर राजा। अमर राजा तो मेरे ख्याल से अभी अगर आप बैटरी का पूरा देखेंगे तो वही लीड कर सकता है, बिकॉज एक्साइड ने तो पूरा दिमाग ही लाइफ इंश्योरेंस पे लगा दिया था, उसके पास हम्म, पूरा सेटअप था। तो पिछले बूम ने भी उसने पूरा अच्छा खासा किया था, तो हमारा राजा अगर ये ईवी का पूरा चलता है तो उसको लीड कर सकती है। राइट, ओके सर। नेक्स्ट वन सर सुभागिनी मैडम का है, उन्होंने पूछा है CDSL पे कोई टारगेट अगर हो आपके दिमाग में, उनका बाइंग प्राइस वाज 1582। टारगेट तो देखो लॉन्ग टर्म में तो टारगेट बहुत हाई है, लेकिन हम्म 15 अगर शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो मैं आई आई कांट कमेंट कि वो 1500 ऐसे आएगा नहीं आएगा, बिकॉज मैं आपको सही बता रहा हूँ विशु, हो सकता है कि एक दो हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू जज द प्राइसेस की जो हमने शॉर्ट टर्म में प्राइसेस देखे हैं फरवरी में हम्म या जनवरी हम्म में, हाईस हम्म या जो भी है, शायद हो सकता है कि उससे अलग आपको प्राइसेस मिले। तो दैट आई मतलब दैट इज समथिंग, मतलब जहां पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में भी नहीं, लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि ये जो प्राइसेस हैं इससे ऊपर ही आपको भाव मिले CDSL का पूरा। पर मेरा मानना ये है, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कि जितने भी ब्रोकरेज के स्टॉक्स हैं या जहां पे मतलब पूरा मोनोपोली का या किसी का भी स्टोरी है, जिस दिन मार्केट नीचे जाएगा सबसे ज्यादा करेक्शन आपको ये स्टॉक्स में देखने को मिलेगा, अभी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा सजेशन यही है कि एक आप अपना एक स्टॉप लॉस रखें, खासकर वीकली चार्ट्स पे अगर उनका एक की लेवल कोई ब्रेक हो रहा है, कोई भी ब्रेकआउट का है जो भी है, वो वहां पे आप अपना स्टॉप लॉस रखिए और वीकली क्लोज अगर उसके नीचे आता है वहां से एग्जिट करिए। मेरा मानना तो यही है, हो सकता है आपको बहुत अच्छे लेवल देखने को मिल जाए, मे बी इन 3 डिजिट भी मिल जाए तो मैं हैरान नहीं रहूंगा, राइट? अब हो सकता है CDSL के इन्वेस्टर अगर कोई यहाँ पे स्पेस में हो तो बड़ा गुस्सा आएगा ये सुन के कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, राइट? तो कहने का मतलब ये है विशु, बात बोलने की नहीं है, बात एक्सपीरियंस का होता है। भाव आपको कोई भी देख सकता है। अब मैं ग्लोबल स्प्रिट्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आज से नहीं, मैं पिछले 2-3 महीने से बोल रहा हूँ, ट्विटर पे जो मर्जी बातें चल रही हैं कि ये होगा ग्रो ही करेगा, मैं मतलब आई वाज वन ऑफ द पर्सन जिसने ग्लोबल स्प्रिट्स में मतलब मेरी जो पर्सनल कम्युनिटी, मैंने पहले बोल दिया था
कि Q3 और Q4 इसके लिए टर्बुलेंट रहेगा, इन द सेंस कि ये नहीं कि ग्रो नहीं करेगा, बट प्रॉफिट उतने नहीं आ पाएंगे जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? अगर उतने नहीं आ पाएंगे तो वी विल नॉट, मतलब वी वुड नॉट सी ए न्यू हाई इन दिस स्टॉक इजिली, करेक्शन हमको देखने को मिलेगा। तो आप देख लीजिए 1600 से वो स्टॉक 1000 पे तक करेक्ट कर गया था, व्हाट इट मींस, मतलब आपका 30 से 32% करेक्शन आ गया ना उसमें, और अभी बाउंस आया है उसमें, अभी भी हो सकता है करेक्शन पूरा ना हो। अगर Q4 में रिजल्ट इससे वीक आने हैं या ऐसे आने हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा और करेक्शन हो जाए। बट 3 डिजिट में अगर वो स्टॉक आता है और एक पर्टिकुलर लेवल है, वो क्या होगा वो भविष्य में हम आपको बताएंगे, वहां पे आता है तो आपको लेना चाहिए। हो सकता है उसके बाद जो जर्नी स्टार्ट होगी उस लेवल कंपनी की वो बहुत तगड़ी हो, बिकॉज जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं मिस्टर अजय रेकी के आने के बाद, ग्लोबल स्प्रिट्स की बात दुनिया करती है, ये है वो कर दिया, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ 100 में से ना 2 बंदों को ये नहीं पता कि वहां पे हुआ क्यों है, वाई इट हैज हैपेंड। वहां पे ये सारी चीजें हुई हैं मिस्टर अजय रेकी के आने के बाद। ये जाके सर्च कर लेना स्पीच के बाद कि अजय रेकी जो हैं वो कौन है, वो कैसे लिकर इंडस्ट्री के वेटरन बंदे हैं, और कैसे उनके इंटरवेंशन के बाद ग्लोबल स्प्रिट्स ने ग्रो किया है। नहीं तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दिस कंपनी वाज स्ट्रगलिंग, मतलब कोविड में हमने 60 रुपए भाव देख लिया, लेकिन उससे पहले 19 में वो आ चुके थे, तो ही वॉज देयर टू सपोर्ट दिस कंपनी एंड टू स्ट्रेटेजाइज ऑल द थिंग्स, कैसे प्लान करना है, कैसे एक्सपेंड करना है। कितने बड़े बड़े ब्रांड का आज की डेट में ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। लेकिन अभी हो सकता है प्रेशर रहे कुछ मार्केट्स में इसके, तो उसकी वजह से स्टॉक कंसोलिडेट करे, राइट? तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है, और मतलब जो भी व्यू आते हैं तो उसके पीछे कोई रीजन होता है। तो 10 व्यू अगर अपने मैं शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है उनमें से 2-3 गलत भी हो जाएं, तो नाराज मत होना भाई लोगों। आपको लग रहा हो कि यार आपने बोल दिया ये आ जाएगा और मैं तो होल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, आप इसके पीछे नेगेटिव क्यों प्रिडिक्ट कर रहे हो? प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग एक सच्चाई जो है हम लोग जो ग्राउंड पे देख रहे हैं वो बता रहे हैं। अब हो सकता है कि वो प्राइस में रिफ्लेक्ट हो या ना हो, आगे की बात है। तो सीडीएसएल में आप मोर देन टारगेट आएगा नहीं आएगा, अगर आपका मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म का व्यू है, सिर्फ लॉन्ग टर्म का नहीं है, तो आप ये देखिए कि आपका एग्जिट कहाँ पे होगा। आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिट बना के रखिए, अगर वो पॉइंट टूटता है तो हो सकता है आपको लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिले। और वैसे भी मार्केट ने 2 साल से रेस्ट नहीं किया है, मार्केट अच्छे खासे रेस्ट के मूड में है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। और मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बजट से पहले से बोलना शुरू हो गया था कि बजट के बाद नया हाई आना चाहिए, नहीं आया। 2 हफ्ते हो गए नया हाई आया नहीं, नया छोड़ो 17,600 पार नहीं हो रहा मार्केट से। बजट के बाद एक अटेम्प्ट किया था 17,700 800 तक, लेकिन फिर नीचे आ गया। सो ऑल इन ऑल आई गेस मार्केट इज इन मूड ऑफ रेस्ट, और जितना रेस्ट मार्केट करेगा उतने स्टॉक्स आपको ज्यादा कंसोलिडेट होते हुए, करेक्ट होते हुए देखेंगे धीरे धीरे। और जो हम लोग बोलते हैं ना रिवर्सल टू मीन, वो देखने को मिलेगा बहुत सारे सेक्टर्स में, कि ज्यादातर स्टॉक्स या सेक्टर्स अपनी 200 ईमा उसके नीचे जाके एक बार रिवर्सल टू मीन में जाएं। या वीकली चार्ट्स पे अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कई स्टॉक्स अपनी वीकली 200 वीकली ईएमआई को भी टच कर दे इसमें। तो वो अपॉर्चुनिटी होगी शायद, जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम पे हो सकती है। और बात रही पुतिन और ये सब चीजों की जो हो रही है, लोग बोल रहे हैं कोई लड़ाई नहीं होगी, मजाक बना रहे हैं, ये है वो है। मैं आपको एक चीज क्लियर कट कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, इसको चीज को ध्यान से सुनना। व्हाट व्हाट हैज बीन पोर्ट्रेड इन लास्ट कपल ऑफ डेज, कि स्टार्टिंग में दिखाया कि नहीं टेंशन्स बढ़ रही हैं, फिर दिखाया कि नहीं टेंशन्स ईज ऑफ हो रही हैं, आज आया कि रशिया ने वीडियो रिलीज किया है, टैंक वापस आ रहे हैं। अरे भाई वो वीडियो में आपने देखा वो टैंक वापस आ रहे हैं जा रहे हैं, कौन उसको कंफर्म कौन करेगा, राइट? मतलब नोबडी नोज कि एग्जैक्टली वो टैंक वापस भी आ रहे हैं जा रहे हैं। टैंक को चलते हुए दिखा दिया हमने, हाँ वापस जा रहे हैं बेसिस की तरफ। किसको पता है कि सारे लोग सैटेलाइट तो ना लेके बैठे हैं कि भाई हाँ बेस की तरफ जा रहे हैं, या पता लगा बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हो। तो देर इज समथिंग एल्स विच रशिया इज प्लानिंग, एंड दैट इज समथिंग जो मेरे को नहीं लगता कि आज की डेट में किसी को पता है, ना किसी ने डिस्काउंट करी है। क्योंकि इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग जब न्यूज आती है ना, तो आप मान के चलिए कि कुछ और प्लान होता है। और मैं आपको एक इंस्टेंस देता हूं, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी 14 या 15 सितंबर पे अटैक हुआ था हमारे, अनफॉर्चुनेट अटैक अटैक था।
उससे उसके बाद जो हमने सर्जिकल मतलब जो उरी पे हुआ था, उसके बाद हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक प्लान करी थी 29 सितंबर को, वो आप देखो उससे पहले क्या न्यूज आए, सारे फेक न्यूज थे। इंडिया ये करेगा, वो करेगा, मतलब इस तरह नैरेटिव बनाया गया है कि इंडिया कुछ नहीं करेगा या कर सकता है ये वो, मतलब जो सामने वाले एनिमी थे उनको बिल्कुल इस थॉट प्रोसेस से आउट कर दिया कि इंडिया कुछ करेगा भी। उनको लगा कुछ नहीं करने का, और हुआ क्या? सर्जिकल स्ट्राइक। सेम 2019 में आप देखिए, जब पुलवामा पे वहां पे हुआ पूरा या यू नो पूरा वो अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ और वहां पे काफी लोग शहीद हुए, काफी हमारे सोल्जर्स। उसके बाद सबको क्या लगा, सर्जिकल स्ट्राइक होगी, ये होगा, वो होगा, बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन किया क्या वो जो किसी ने सोचा नहीं होगा। तो सेम हो सकता है ये रशिया यूक्रेन के उसके मामले में हो। राइट, रशिया यूक्रेन का ऑलरेडी काफी हिस्सा हड़प चुका है, बाकी हिस्सा उसने हड़पना है। अब वो चाहिए हल्का फुल्का हमला करके करे या कैसे करे, स्ट्रेटेजिकली करे, दबाव बना के करे, आप देख लीजिएगा वो कर लेगा। नाटो वगैरह जो है उसका 36 का आंकड़ा है, वो कुछ नाटो वगैरह कुछ इंटरवीन करके वहां पे कुछ कर नहीं सकता है। नाटो सिर्फ ड्रामा कर रहा है, वो भी यूएस की वजह से। राइट, तो आई एम श्योर कि ये चीजें आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिले। तो ऐसा कुछ भी होता है, रशिया जो करने वाला है वो किसी को पता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ आज भी। आज के जो उन्होंने वीडियो रिलीज किया और एक रिलीफ देने की कोशिश करी, डेट कुड बी ए ट्रैप। मेरा मानना तो ये है, मतलब कोई ऐसा कंट्री होएगा जो आपको बोलेगा हाँ जी हमने तो टैंक वापस भेज दिए, दिखाए पूरा स्ट्रेटेजिक कहते हैं ना अपने पत्ते, कोई शो नहीं करता है कि हम क्या करने वाले हैं। वो बस एक माहौल बना रहे हैं कि हाँ टेंशन ईज ऑफ हो रही हैं, ये हो रही हैं। बट मेरा इंटरनल इनपुट ये है कि कोई टेंशन ईज ऑफ नहीं हुई है। सेम बॉर्डर पे लोग खड़े हैं, सेम मिलिट्री है, सेम कुछ है। राइट, बस एक वो न्यूज आ रही है उसके हिसाब से वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो आई गेस रशिया इज प्लानिंग समथिंग एल्स, जो शायद हो सकता है आप और हम लोगों ने सोचा ना हो। बुरा सोच रहा है, क्या सोच रहा है, या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेना चाहता है इस चीज की बड़ी, दैट वी डोंट नो। बट दैट इज समथिंग जो मार्केट ने डिस्काउंट नहीं करा है। तो ऐसा कुछ भी होता है तो आपको शायद अच्छा खासा डिस्काउंट होता हुआ दिखेगा। ओवर टू इशू। Right, right. Great. So thank you so much for that interesting insight on geopolitical, uh, इस पे scenario that is यकीन going नहीं on करेंगे today. लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लोग यकीन करेंगे नहीं। बिकॉज हो जो हमारा फीड हो रहा है ना, हमारा फीड स्टॉक है, हमारा जो रॉ मटेरियल है इन्फॉर्मेशन का, वो क्या है, Mm-hmm. न्यूज है और मीडिया है, और क्या है। तो Mm-hmm. वट Right. एवर वी आर गेटिंग ऑन ट्विटर और वट एवर वी आर गेटिंग ऑन न्यूज, तो वही Hmm. हमारा फीड स्टॉक है। तो भैया हमको वो इतना ज्यादा उसका बॉम्ब है, बोलेंगे यार पता नहीं आप क्या बोल रहे हो यार, मीडिया तो ये दिखा रहा है। मीडिया को खुद को नहीं पता वो क्या दिखा रहा है, आपको बता रहा हूँ। दे आर जस्ट शोइंग वट एवर दे Hmm. आर गेटिंग। मैं आपको बता रहा हूँ, Hmm. मीडिया किसी, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनको कोई बोल देगा ना कि भाई ये वीडियो आया है, या पुतिन ने बोला है कि हम परसों डिस्कस करेंगे, वी वांट ए पीस डायलॉग, तो वो दिखाना शुरू कर देंगे, Hmm. पुतिन ने बोला पीस डायलॉग होगा परसों। होगा नहीं होगा उनको भी नहीं Hmm. पता है। They need, Hmm. because what is their focus, their focus is to increase their viewership, बस और कुछ नहीं। उसके लिए उनको न्यूज चाहिए। अब वो क्रेडिबल है या नहीं है, उसके लिए उनको कोई क्वेश्चन तो ना करेगा, है कि नहीं। अब अभी जो टैंक दिखाए वापस आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, आगे कुछ वो गलत करता है रशिया, तो उसको उसमें आप किसी न्यूज को क्वेश्चन तो ना करोगे भाई आपने तो टैंक दिखा दिए आते हुए वीडियो में। वो बोलेंगे भाई हमारे पास तो आगे से वीडियो आया था, हमने अपनी तरफ से तो ना बनाया था कोई। तो ये चीज होएगी। सो डोंट बिलीव ऑन द मीडिया, जस्ट हैव योर रिसर्च इन प्लेस, वॉट एवर हैपनिंग ऑन यूएस यूक्रेन फ्रंट, और इवन वाई यूएस इज इंटरवेनिंग, उसका भी रीजन है। मैंने पहले भी बताया था कि वो लोग वीक पड़ रहे हैं। एंड मैं एक हिंट दे रहा हूँ, शायद कई लोगों को ये बात uh, लगे कि पता नहीं क्या ये बोल रहे हैं ये लोग। यूएस में जो इन्फ्लेशन है, मैंने लिखा भी है, यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो ऐसी जगह पे पहुंच गई है कि कंट्रोल होने के लायक नहीं है। आप वहां पे रेट बढ़ा भी लोगे ना, तो फेड बदनाम हो जाएगा रेट बढ़ा के, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगी। ये वहां पे हालत होगी है, बिकॉज वहां के लोगों ने पिछले 20 साल से इन्फ्लेशन देखी नहीं है। तो अब ये मान के चलो कि एक जनरेशन जो वहां पे है ना यूएस में, उन्होंने ये देखा ही नहीं है कि इन्फ्लेशन होती क्या है। आज वो देख रहे हैं तो मतलब दे डोंट नो हाउ टू टैकल इट। और अब जितनी बढ़ेगी,
जितना रेट हाइक होएगा उतना ज्यादा ये इन्फ्लेशन और बढ़ के आएगी, उतना ज्यादा दिक्कत हो जाएगी वहां पे, आपको बता रहा हूँ। तो दे आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स, कि कुछ ऐसा हो जाए भाई, रशिया कोई गलती कर दे कि थोड़ा मंदी मुंदी आ जाए तो इन्फ्लेशन घट जाए। नहीं तो पता लगा कि वहां की सरकार बोलेगी कि फेड जो है, इसके वजह से अगर मंदी आ गई तो सारा ठीकरा जो है सरकार पे फूटेगा, कि तुमने फेड को क्यों नहीं रोका रेट हाइक करने से, फेड ने रेट हाइक कर दी, इसकी वजह से पूरा मंदी आ गया। तो पॉलिटिक्स हर जगह चलती है, इंडिया हो या कोई कंट्री हो, तो वहां पे पॉलिटिक्स ये हो रहा है कि फेड पे सारा ब्लेम ना आ जाए भाई कि ये लोग मंदी लेके आ गए। तो दे आर आल्सो फाइंडिंग अ डिफरेंट रीजन कि कुछ मंदी आ जाए ग्लोबली, कुछ डिस्ट्रप्शन हो जाए हल्का फुल्का, तो हम बोल सकें कि भाई इसकी वजह से जो है मंदी आई है और इन्फ्लेशन कूल डाउन हुआ है। बिकॉज इन्फ्लेशन जितनी ज्यादा यूएस में है, उसको डाउन करने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका बचा है, वो है मंदी। मंदी इन द सेंस स्लो डाउन, टेम्पररी स्लो डाउन जिसको हम बोलते हैं। अब वो लाना ही पड़ेगा, या आएगा कैसे आएगा वी डोंट नो। तो ये मैं आपको बता दिया है, आने वाले 3-4 महीने का सिनेरियो हो सकता है। 100 लोग या कितने लोग, 400 लोग हैं, 400 में से हो सकता है 100 लोग को ये बात बिलीव हो, 300 लोग शायद इस पे बोलेंगे यार क्या ही बोल के जा रहे हैं, पता नहीं, आ जाते हैं बता देते हैं, ऐसा थोड़ा होगा। वहां की तो सारे डेटा ग्रोथ के आ रहे हैं। तो ग्रोथ क्या है क्यों नहीं है, लेकिन उस ग्रोथ के पीछे रीजन क्या है, उस ग्रोथ का बेस क्या है, ये थोड़ा समझिए, आपको समझ में आ जाएगा सारा कुछ। ऑटो इशू, ज्यादा बात नहीं करूंगा यार लोग बोर हो जाएंगे इन बातों से। नहीं सर, आई थिंक आई डोंट नो, पर्सनली आई फाइंड जियोपॉलिटिक्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे तो बहुत मजा आता है ये डिस्कस करने में, जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है और उससे क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या चीज़ देखी जा सकती है इसमें सर। एक और चीज़ भी, कल एक ट्विंकर पे पोस्ट था गौरव सर का, जो हम लोगों ने एडिटर्स पिक में भी था। उसमें एक ये भी डिस्कशन था स्टॉक मार्केट्स के बारे में कि इफ़ यू सी, इवन इफ़ यू कंसिडर यू नो कि अभी रियल ग्रोथ इकोनॉमी में तो कोई हुई नहीं है अभी इन द लास्ट 2 years। एंड तो हम कंसिडर करते हैं 2019 लेवल्स पे, अगर मार्केट वाज एट 12,000 लेवल्स, उसके बाद से अगर हम लोग मान लें कि लेट्स से 10% भी इन्फ्लेशन लेवल मान लें आफ्टर सिंस कोविड और ये सब, तो जो मार्केट का एक्चुअल जो निफ्टी का प्राइस बैठेगा वो 12,000 से 20% ऊपर करीब 14,500 तक जा सकता है। तो अभी भी मार्केट में काफी सारा ऐसा इन्फ्लेटेड है इस समय निफ्टी का प्राइस, so that may also be a factor which is why कि market would lose steam eventually. So what is your thought on that, sir? मार्केट हैज ऑलरेडी लॉस्ट द सीम तो अभी वो स्टीम लॉस होना शुरू हुई है, एंड सूनर यू रियलाइज दिस थिंग हम्म। बेटर इट वुड बी। मैं तो ये हम्म। बोलता हूँ, हम्म। क्योंकि मतलब मैं आपको सही बताऊं, कोई भी चेंज होता है ना, मार्केट में कोई भी चेंज होता है और आपका एक्सपीरियंस कम है, तो उस चेंज को अडॉप्ट करने में आपको बहुत दिक्कत आती है, आप अडॉप्ट ही नहीं करते उसको। आपको कोई बोल भी देगा ना कि यार ये चेंज हो रहा है मार्केट में, थोड़ा कॉशियस रहो, आप बोलोगे नहीं यार ये ऐसा थोड़ा है, मेरा रीडिंग तो अलग है, यू आर सेइंग डिफरेंट। लेकिन ऐसा नहीं है, आज की डेट में मार्केट चीख चीख के बोल रहा है कि मेरे को रेस्ट चाहिए। रेस्ट का मतलब क्या है, रेंज बाउंड मार्केट, राइट। रेंज बाउंड मार्केट का मतलब क्या है, अपर अपर रेंज एंड लोअर रेंज। अपर रेंज हम देख चुके हैं नवंबर में या अक्टूबर में, 18,600 की। लोअर रेंज की बात करूं तो हमने अभी तक दो लोअर रेंज देखी, एक 16,800, एक 16,400, राइट। उससे बार बार ही बच रहे हैं। तो जैसे 17,600 को हमने 2 या 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद तोड़ा था, तो वैसे ही 16,800 का ये दूसरा अटेम्प्ट था जहां पे हमने तोड़ा नहीं। तीसरा अटेम्प्ट अगर मार्केट ने किया और तोड़ दिया, तो मेरा मानना यही है कि यहाँ पे आपको और कंसोलिडेशन देखने मिलेगा, और वो नीचे प्राइस वाइज करेक्शन और हो जाएगा, राइट। रीजन आपके सामने सारे आ जाएंगे, आप देखो। आज की डेट में आप बोल रहे हो कि Q4 में कंपनी से रिजल्ट अच्छा डालने के बावजूद भी चल नहीं रही है, राइट। आगे आगे आपको वो भाव में देखने को मिलेगा, बिकॉज Q4 में मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि Q4 में यहाँ पे पेट्रोल प्राइस बढ़े नहीं है। इलेक्शन थे या क्या रीजन था कि जो भी लगा लो, लेकिन क्रूड का जो प्राइस है वो तो बढ़ा है। वो तो पिछले साल पिछले क्वार्टर में कितना प्राइस था आप ये देखिए, लास्ट ईयर यही $55 $60। इस बार प्राइस कितना है, $90 के करीब एवरेज। 50% हाइयर क्रूड प्राइसेस हैं इस बार Q4 में। इट मींस जो भी कंपनी क्रूड को एज ए रॉ मटेरियल यूज करती हैं,
पेंट हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, वहां पे आपको तंगी देखने को मिलेगी मिलेगी पिछले साल के मुकाबले। उनके मार्जिन टच होने ही होने हैं, बिकॉज 50% हाइयर है, 40% हाइयर है। तो मेरा मानना यही है कि वो कंपनीज बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे तो चलती हुई दिखेंगी। वैसे रिजल्ट क्या आएंगे, आ चुके हैं सबके। तो जिन कंपनी से चलना था चल दिए, अब तो उन्होंने मार्केट के साथ रहना है। मार्केट गिरेगा तो जी हमने गिरना है, वो चीज है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से इन्वेस्टिंग पे ध्यान दीजिए। बहुत ट्रेडिंग हो गया, 1-2 महीना इन्वेस्टमेंट्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए। थोड़ा थोड़ा अच्छी कंपनीज में पैसा लगाना शुरू करिए। जितना मौका अच्छा होता है उतना ज्यादा पैसा लगाइए। शायद हो सकता है 1 साल बाद आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा करे। मतलब ट्रेडर हो सकता है उछाल कूद लगा के 6 महीने बाद नील बटा नील ही मिलेगा आपको, लेकिन इन्वेस्टर्स जो है हो सकता है आपको अच्छे लेवल पे मिले 1 साल बाद। मेरा मानना ये है। और जो आप बता रहे हो, पूरा बिल्कुल आपका एनालिसिस सही है कि नॉमिनल जो ग्रोथ आनी थी जीडीपी में उतनी कोई खास आई नहीं है। इन्फ्लेशनरी ग्रोथ जो थी वो ऐड होगी वहां पे, राइट। सो नेट और नेट मेरा मानना यही है कि ये साल ग्रोथ आएगी, लेकिन हेडविंड्स काफी हैं ग्लोबली। डोमेस्टिकली इतने हेडविंड्स नहीं है। उनको देखते हुए मेरे को लगता नहीं है कि जो ग्रोथ आएगी वो इतनी ज्यादा होएगी जितना हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये चीज है। बट ये है कि हम बाकी कंट्रीज को आउट परफॉर्म करेंगे, वो हमारा ये पूरे साल का या आने वाले कुछ सालों का विजन रहेगा, ये मानना पूरा है। बट प्राइसेस उतने ज्यादा जाएंगे नहीं स्टॉक्स के, ये आप मान के चलिए। वो जमाना गया 2021 में। रिजल्ट आया 20% सर्किट, तो लोगों को आदत पड़ गई थी कि ये तो अच्छा करेगा, ये कैसे बुरा कर सकता है। अब क्या हो रहा है, आदत पड़ने की वजह से शॉक हो रहा है लोगों को। तो टिपिकल क्यूबुलर रॉस कर्व जो मैंने आपको, आप याद करो, 2 महीने पहले बताया था। शॉक होता है ना कि एकदम से हमने देखा, अरे यार ये तो कंपनी अच्छी थी, इसके रिजल्ट भी ठीक ठीक आए हैं, मतलब ग्रोथ ही आया, लेकिन फिर भी ये गिर रहा है। तो हमको शॉक होता है। शॉक के बाद फिर डिनायल होता है। हम डिनाई करते हैं कि नहीं यार, एग्जिट नहीं करना है यहाँ से, है ना। और फिर जब स्टॉक नहीं बढ़ता है और फिर ज्यादा गिर जाता है, तो फिर वो डिप्रेशन और फिर वो चेंज और काफी चीजों पे पहुंचते हैं। 5 स्टेज जो होती हैं, आप पढ़ लीजिएगा क्यूबलर रॉस की। तो वही चीज शायद अब अपने यहाँ पे चीजें हो रही हैं। और ऑल इन ऑल आई वुड सजेस्ट, जो भी अच्छी कंपनीज हैं, जहां पे भी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, वहां पे थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर रखना शुरू कीजिए, रादर देन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मेरे ख्याल से धीरे धीरे आप कम कर दीजिए, और कर भी रहे हैं। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि आप 100 रुपये अगर ट्रेडिंग में लगाते थे एज ए पोर्टफोलियो, तो आप आज की डेट में 20-25 से 1 रुपया ज्यादा मत लगाओ। इतना वोलेटाइल मार्केट हो गया और होने वाला है, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस व्यू है, ये है। इसको नेगेटिव मत समझिएगा। जो मतलब एक्सपीरियंस में बटोरा है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। और यूएस पे स्पेसिफिकली ध्यान रखिए, थिंग्स आर नॉट इन ए गुड शेप, स्पेसिफिकली इन यूएसए। तो यूक्रेन रशिया में जो होगा वो होगा, उससे बुरा अगर कुछ हो सकता है तो यूएस फ्रंट में होएगा। ये मतलब मेरा मानना है ये इस साल में। और टू विचू। राइट, राइट। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। ओके, तो सर थोड़े से और क्वेश्चंस लेते हैं हमारी ऑडियंस के। लेट्स डोमिनेट सर और पंकज धूपर सर दोनों ने ही आपसे हाइड्रोजन सेक्टर पे पूछा है कि लेट्स डोमिनेट सर का क्वेश्चन है योर स्टॉक पिक इन हाइड्रोजन सेक्टर, एंड पंकज सर का क्वेश्चन है सर वेयर कैन वी फाइंड योर रिसर्च नोट्स अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन एंड नेम कंपनीज हु आर इनटू इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो हाइड्रोजन सेक्टर में में सर। काफी कंपनीज है। मैं देखो एक ही कंपनी का नाम बताऊंगा यहाँ पे, गेल है। गेल पे थोड़ा रिसर्च करिए, बिकॉज सबसे पहले जो प्रोटोटाइप है पूरा, उसने जो रिसर्च है या जो उसने बनाना शुरू किया, वो गेल ने, मतलब गेल उन कंपनियों में है जो इसमें लीड कर रही है या आगे रही है। ठीक है, तो उस पर थोड़ा रिसर्च करिए कि उन्होंने कैसे हाइड्रोजन पे किया। बाकी आईओसी है, बीपीसीएल है, काफी कंपनीज हैं जिन्होंने इस पे किया है। तो जहां जहां जिन जिन कंपनीज के पास गैस है, वो सब कंपनीज यहाँ पे कर सकती हैं। अच्छा खासा स्केल अप कर सकती हैं ग्रीन हाइड्रोजन में। और प्लस फर्टिलाइजर कंपनीज जो हैं, जहाँ पे अमोनिया जो बनाती हैं, वो सारी कंपनीज यहाँ पे स्केल अप कर सकती हैं। कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, मैंने आपको हिंट दे दिया है, गेल एक नाम बता दिया है। उसके अलावा आप ये सारी कंपनीज पे जी, जो गैस में है या फर्टिलाइजर में है, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे कंपनीज ढूंढने को मिल जाएगा। बट उससे ज्यादा ये है कि आप हाइड्रोजन की प्रोसेस को समझिए कि हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन बनता कैसे है। वो समझ में आ गया, यस, उसको समझ डाला, तो आप कह सकते हो कि आपकी काफी चीजें, आपकी काफी मेंटल बैरियर्स दूर हो जाएंगे। ये चीज।
तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, जो बताया गैस और फर्टिलाइजर जो कंपनीज हैं उन पे ध्यान दीजिए, उनमें से आपको कंपनीज मिल जाएंगी जो ग्रीन हाइड्रोजन पे अच्छा करती हुई दिखे। राइट, राइट, ग्रेट सर। इसके बाद सर दो हमारे यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं जो कि अक्सर ही हमारे से पूछे जाते हैं, IEX और बोरोसिल रिन्यूएबल्स। दोनों ही अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए। राइट। नेक्स्ट सर, नादिर सर का क्वेश्चन है, L&T फाइनेंशियल्स फाइनेंस, देन हैथवे एंड एडोर फोनटेक एक ऑल भी इन। से कोई भी कंपनी ट्रैक नहीं करता मैं, ओके, ओके। मतलब नो व्यू, सॉरी टू से। Yeah, no issues, sir. Okay. Next one is sir, L&T का एक न्यूज़ आया था कि L&T signs MOU with Hydrogen Pro for manufacturing hydrogen electrolyzers in India. तो हम्म। नीरज सर ने उस पे आपका कुछ, इफ यू कैन डिस्कस इट, पूछा है आपसे। इलेक्ट्रोलाइसिस तो प्रोसेस है पूरा, उसी से तो हम्म, बनता है हाइड्रोजन। हम्म। इलेक्ट्रोलाइसिस जो है प्रोसेस, वही करने के बाद तो हाइड्रोजन बनता है। राइट। लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए आपको क्या चाहिए ये आपको समझ में आ गया, तो देख लो अभी जो नोट मैंने डाला हुआ उसमें लिखा हुआ है कुछ चीजें, तो उसमें उसी में मेंशन है जो ट्वीट ओके, किया था। तो उससे ओके। आपको हिंट मिल जाएगा पूरा। ऑलराइट, ऑलराइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट सर, सुहागिनी मैम ने एक फॉलो पूछा है कि CDSL पे 1 मंथ टारगेट कुछ देख सकते हैं क्या हम? मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट ऐसी अनसर्टन स्टेज पे जहाँ पे 1 मंथ छोड़ो, 2 मंथ 3 मंथ में आपको आप टारगेट, मतलब टारगेट मत करिए। देखो जितना आप टारगेट करोगे अनसर्टन स्टेजेस पे, जहाँ पे हम्म, सर्टेनिटी हो, मार्केट ब्रेकआउट कर रहा हो ना, निफ्टी, स्मॉल कैप इंडेक्स, लार्ज कैप या मिड कैप इंडेक्स, तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये लेवल आ सकता है या ये रेंज आ सकती है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ही अनसर्टन स्टेज पे। आप ये बताओ कि कौन सा ऐसा इंडेक्स है जो 50 ईएमए के ऊपर ट्रेड क्लोज हुआ हो या ट्रेड कर रहा हो, कोई है ऐसा ईएमए? कोई नहीं मिलेगा आपको। हम्म, निफ्टी जो है वो 100 ईएमए के ऊपर नहीं जा पा रही है। 350 से 500 के बीच में 4 ईएमए आती हैं, 100, 50, 10, 20, वहां पे उसको इतना बड़ा सप्लाई मिल रहा है। आपका स्मॉल कैप इंडेक्स पे आ जाओ, वो यहाँ पे 200 डीएमआई से तो बड़ी मुश्किल से जान छुटाई है उसने। मतलब मंडे मंडे को क्लोज हो गया था बेचारा नीचे उसके। हम्म, ट्यूसडे को उसके उसको बेल पे आया है अभी 200 डीएमआई के ऊपर। हम्म, उसको बेल मिली है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ मैं। तो वो बेल कब तक है वो कह हम्म, नहीं सकते हैं, हो सकता है परमानेंट बेल हो जाए। लेकिन हम्म, परमानेंट बेल का मतलब ये होगा कि उसको 11,000 के ऊपर जाना पड़ेगा, 11,000, 11,100 कम से कम। और सबसे बड़ी चीज 11,300 के ऊपर, जो यहाँ से 700 पॉइंट ऊपर है, 700, 800। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 7 से 8% चलना पड़ेगा। उसके लिए चाहिए आपको बड़ी स्ट्रांग न्यूज ट्रिगर ग्लोबली, नॉट डोमेस्टिकली। तो मेरा मानना तो ये है कि स्मॉल कैप इंडेक्स हो गया, मिड कैप इंडेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, ये सब अपना अभी सपोर्ट जो था वहां से इन्होंने अपनी रिहाई करवाई है, गिरफ्तार हो गए थे सारे वहां पे। ठीक है। तो एक बार तो लगा था कि इनकी जो रिहाई है शायद होगी है कुछ महीनों के लिए, लेकिन 2 दिन का जो प्राइस एक्शन है सर वो ये बता रहा है कि वो रिहाई टेम्पररी है, और अभी इनका फिर से और जेल में जाने का ऑर्डर आ गया। ठीक है। तो 1 महीने राइट। का टारगेट मत लीजिए वहां पे, आप हम्म, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म ही सोचिए। ट्रेडिंग पे मैं फिर बोल रहा हूँ, 1 महीने का मतलब हम ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं। ट्रेडिंग पे आप ज्यादा व्यू लोगे तो हो सकता है कि हमारी भी वो स्टॉक में कुछ महीने की जेल हो जाए, फंस जाए हम उसमें। उसको जेल जाना ही बोलते हैं। हम्म, क्योंकि जब हम स्टॉक 1 महीने के लिए लेते हैं या 15 दिन के लिए लेते हैं, और वो स्टॉक को हमको 6 महीना होल्ड करना पड़ जाता है, वो जेल से कम नहीं होती है, आपको बता रहा हूँ। वो फीलिंग हमने तो बहुत स्टार्टिंग में ली है। ठीक है। तो ये चीज है, और वो न्यूबीज जो होते हैं वो फीलिंग लेते हैं स्टार्टिंग में, आप ये मान के चलिए। राइट, राइट। स्पेसिफिकली जब आप एक्सपीरियंस कम्युनिटी के साथ और ऐसे ट्रिंकर के साथ और इनके साथ नहीं जुड़े होते, तब तो पक्का लेते हो आप। या, राइट। ओके, सो नेक्स्ट सर, 3 स्टॉक्स एक साथ बोलता हूँ मैं, यश पक्का, BBTC एंड आरती ड्रग्स। आरती एनीवन? ड्रग्स ठीक है, आरती नहीं, आरती ड्रग्स भी ठीक है, लेकिन मार्जिन प्रेशर वहां पर रहेगा। यश पक्का मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, अच्छी कंपनी, ठीक ठाक कुछ रेन्यूएबल या किस पे इको फ्रेंडली कुछ वो बनाती है, मेरा मतलब मैं नहीं ट्रैक करता हूँ, एक बार आधी बार मैंने उसका देखा था सब तब। और तीसरा बीबीटीसी। यार बीबीटीसी तो क्या बोलूं मैं आपको,
मतलब मैं एक टाइम पे मेरे को बड़ी अच्छी कंपनी लगती थी, लेकिन जब से मेरे को पता लगा कि यहाँ के प्रमोटर का कोई छोटा मोटा चैलेंज है क्या नहीं है, ज्यादा बात नहीं करूंगा वादिया ग्रुप की मैं, तो उसके बाद फिर मेरे को लगा, मैंने कहा भाई छोड़ो इसको यार। मतलब कभी बोलते हैं हम लोग गो एयर का आईपीओ लेके आएंगे, आया आज तक गो एयर का आईपीओ? गो एयर इन्हीं का तो है, हम्म। तो वादिया ग्रुप का ही। हम्म। अच्छा, गो एयर का आईपीओ की एक चीज और बताता हूँ आपको मैं, लोग सुन के ना हंसेंगे ये बात। हम्म। गो एयर का आईपीओ के आने की जब भी बात होती है मार्केट गिर जाता है। ये 2-3 बार हो गया है ना। जो लोग ये चीज से बात रखते हैं वो अपना हाथ खड़ा कर दें या एक रिएक्शन दे दें इस बात पे, तो मैंने हम्म। तो ये देखा है, जब भी वो होता है कि गो एयर आईपीओ लाने वाला है, मार्केट गिर जाता है। हम्म। ठीक है, हम्म। तो आई डोंट थिंक सो कि वहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसका उसका 85% प्रॉफिट जो आता है ना बीबीटीसी का, वो ब्रिटानिया की वजह से आता है। हम्म। हम्म। तो ब्रिटानिया अच्छा करेगी तो बीबीटीसी अच्छा करेगी, तो हम ऐसी कंपनी क्यों ले भाई? हम्म। ये चीज है। और ब्रिटानिया भी कौन सा अच्छा कर रही है? ब्रिटानिया हम्म। ने अपना ऑल टाइम हाई कब लगाया था, आप चेक करिए जाके। हम्म। वो भी अब अलग ही कुंभकर्ण वाली नींद में गए हुए हैं सारे एफएमसीजी स्टॉक्स। ये हम्म। चीज, वो हम्म। भी नहीं बढ़ रहे हैं, ये चीज है। तो हम्म। ऑल इन ऑल आई वुड अवॉइड दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स, बीबीटीसी टाइप में जो है होल्डिंग कंपनीज। हम्म। Right, right. Great, sir. Okay, next is okay. So this is interesting. Samarth sir ने sir आपसे पूछा है a little different question, sir, but I genuinely want to know your routine and time management. Asking because I do a job and feel it is very difficult to study so much about markets. Yes, you are right, Samarth. It is very difficult to study about the markets. And the way I've managed my life, or the way I manage the things, is very simple. Whatever time you are getting, apart from your job or apart from your routine work, just dedicate that time passionately, right? So, for example, you are getting 1 hour in a day or 2 hour in a day. तो मतलब that should be your second baby. So first baby is your job, right? From where you are getting the income. Second baby is your market. तो उस पे ध्यान लगाइए आप पूरा, इतना लगाइए कि मतलब इट शुड बी अ रूटीन कि चलो आई हैव 1 hour, तो 1 hour में लेट्स डू समथिंग, लेट्स रिसर्च। तो उसमें मतलब वट एवर यू आर डूइंग और वट एवर यू आर प्रैक्टिसिंग इन दैट 1 hour विल डिसाइड कि हाउ मच नॉलेज और हाउ मच एक्सपीरियंस यू आर गोइंग टू गेन, ये आप बोल सकते हो। तो रूटीन लाइफ Hmm. हमारी सिंपल है, ऐसा कुछ खास वो नहीं है। सुबह 6 बजे उठ जाना, उसके बाद यू नो मॉर्निंग का जो हमारा वॉक होता है, रनिंग होता है, उसको फिनिश करना, जस्ट टू बी अ फिट, तो जस्ट टू बी अ मेंटली एंड फिजिकली फिट। 1-2 घंटे का एक्सरसाइज या बोल सकते हो आप पूरा फिटनेस रिजाइम होता है वो फॉलो करना। उसके बाद प्रिपेयर करना अपने आप को पूरे दिन के लिए। एंड देन अगेन नॉर्मल अपना प्रोफेशनल लाइफ का रूटीन जो है वो 9, 9:30 से स्टार्ट हो जाता है। तो बीच में मार्केट का लगा टाइम तो मार्केट भी देखते रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि स्क्रीन से दूर जाएंगे, बिकॉज अगेन इट्स अ काइंड ऑफ एडिक्शन कि आप देखोगे देखोगे मार्केट में, खासकर जब आप ट्रेड कर रहे हो या आपका पैसा लगा हुआ है मार्केट में, किसी भी वे में इन्वेस्टर हो तो भी आप एक बार देख लोगे मार्केट को सुबह सुबह, आपको सही बता रहा हूं मैं। और ज्यादा तब देखोगे जब जैसे रशिया का अटैक का टाइम चल रहा हो या कोई न्यूज चल रही हो या वोलेटाइल मार्केट हो रहा हो, तो लोग ज्यादा देखते हैं ऑटोमेटिकली, रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ पर्सन, वेदर यू आर ट्रेडर, इन्वेस्टर, कुछ भी हो आप, तो आप देखोगे देखोगे, राइट। एंड उसके बाद फिर अगेन योर नॉर्मल रूटीन ऑफ जॉब हो या आपका बिजनेस हो, वो चलता रहता है, बीच में देखते रहो मार्केट। कभी कभी जब वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है तो 3 बजे तक ज्यादा मार्केट देखते हैं, नहीं तो नहीं। और आफ्टर 3:30 इट्स नॉर्मल लाइफ, अगेन आपका जॉब हो बिजनेस हो उसमें ध्यान दीजिए। एंड देन अगेन शाम को टाइम लगे, 7 बजे के बाद लोग फ्री हो जाते हैं ज्यादातर लोग, तो स्टडी अबाउट द मार्केट और स्टडी अबाउट द एनी पर्टिकुलर टॉपिक जो आपका है, आपको लगता है कि मेरे को करना चाहिए, ये चीज है। और या फिर आप किसी कम्युनिटी से जुड़े हो तो वहां पे कुछ डिस्कस करिए, ये चीज है। तो अगर मार्केट में आपको और आगे जाना है तो इसका यही तरीका है कि आपको टाइम, नंबर ऑफ आवर्स वहां पे ज्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, एज एज सिंपल एज दैट। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ए क्रिकेट प्लेयर, तो आपको सुबह सुबह 3 घंटा नेट प्रैक्टिस में पसीना बहाना पड़ता है। तो 3 घंटे का नेट प्रैक्टिस मतलब 10 आवर्स, ये जो दीज 3 आवर्स आर योर इन आवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आप करते रहोगे तो आप एक अच्छे प्लेयर बनते हो। तो वही चीज यहाँ पे, तो आप सुबह निकालिए शाम को निकालिए,
but that should be peaceful in nature. So there you should not have any kind of mental challenge कि आप उसको मतलब दो चीज एट अ टाइम कर रहे हैं. 1 घंटा मिले, 1 घंटे में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो एवरी डे अबाउट द मार्केट, अबाउट द एनी कंपनी एंड ऑल. इट इज एनफ. ये चीज है. सो जस्ट ऑलवेज कीप इट सिंपल एंड फोकस ऑन योर प्राइमरी जॉब और प्राइमरी बिजनेस जो भी आप करते हो. मार्केट शुड ऑलवेज बी सेकेंडरी. डोंट मेक इट प्राइमरी अंटिल अनलेस आप पूरा यहाँ पे शिफ्ट कर चुके हो या फुल टाइम ट्रेडर बन चुके हो, वो अलग बात है. ये सोचो. राइट, ग्रेट सर. इसके बाद सर राजेंद्रन सर का क्वेश्चन है, कुड यू प्लीज प्रोवाइड लॉन्ग टर्म व्यू ऑन बालाजी एमाइंस और केमिकल सेक्टर. कंसोलिडेशन. अच्छी कंपनी है लेकिन कंसोलिडेट करेगी. उसका हिंट उसने तभी दे दिया जब वो 5,000 से करेक्ट होके 2700 पे आई थी ना. तो हम्म. इतना बड़ा जो रिट्रेसमेंट दिया था, डेट वाज अ हिंट कि सेक्टर का वैल्यूएशन घट रहा है. वो कंपनी जिसके रिजल्ट इतने अच्छे आए हैं, इतना अच्छा कर रही है, अगर वो इतना करेक्ट हो जाती है, ये कभी भी किसी सेक्टर में होता है तो एक हिंट होता है कि इस सेक्टर को वैल्यूएशन जो मिलना था वो पीक हो गया है और वो शायद कुछ महीने तक या 1 साल तक नहीं मिले उसको वापस से. राइट. तो अगर उस सेक्टर को वो वैल्यूएशन नहीं मिलेगा तो उस कंपनी को भी नहीं मिलेगा. चाहिए वो रिजल्ट अच्छे भी जैसे उसने पेश करे तो भी नहीं चली इतनी. तो कंसोलिडेट करेगा. और कंसोलिडेशन में अगर आपको और लोअर लेवल देखने को मिलते हैं 2000 की तरफ या 2000 के नीचे, शायद उसको लॉन्ग टर्म करने का बहुत अच्छा मौका रहेगा उस टाइम. राइट, राइट, ग्रेट सर. नेक्स्ट सर आदित्य सर ने पूछा है मनाली पेट्रो के बारे में. मनाली पेट्रो देखो, मैं तो ट्रैक नहीं करता हूँ. वहां पे वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है कुछ सालों की. वही सबसे हम्म. बड़ा वहां पे ट्रिगर है. उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है करने का. उसके ओके. बाद ही वो स्टॉक चला है. तो हो सकता हम्म. है वो जब तक वो एंटी डंपिंग ड्यूटी है तब तक वो स्टॉक अच्छा करता रहे. राइट, राइट. ओके सर, नेक्स्ट गोविंद सर ने पूछा है, हाउ टू यूज मल्टी टाइम फ्रेम्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग इन स्टॉक्स ओनली. मल्टी टाइम इंट्राडे में अगर आप हो तो 5 मिनट्स और 15 मिनट्स के आगे जाइए मत. उसके आगे हम्म. तो जाने का मतलब तो यू आर अडोप्टिंग ए रॉन्ग वे. तो 5 मिनट और 15 मिनट्स के चार्ट्स में ही आपका काम बन जाना चाहिए. बाकी फर्दर 30 मिनट्स और 1 आवर चार्ट्स आप एज एन एनालिसिस और एज ए सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हो. बट 5 मिनट के लिए 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट इनफ है अगर आप इंट्राडे कर रहे हो. बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग में होता क्या है, लोग ना सोचते हैं कि एक दिन में 5% मिल जाए मेरे को, 6-8% मिल जाए. इतना नहीं मिलेगा. इंट्राडे में आपका एक स्काल्पर वाला व्यू होना चाहिए कि 2-3% आया, इट्स अ गिफ्ट. 5% आया, इट्स अ ब्लेसिंग. राइट. और गलती से अगर 10% आ गया, 8% आ गया, इट्स अ वंडर. आपको ये मानना चाहिए. राइट. तो लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि दे आई वांट 5% मिनिमम, आई वांट मिनिमम 7 to 8% मूवमेंट इन दिस स्टॉक. और वो अपने पर्सनल टारगेट के हिसाब से उसको चेस करते रहते हैं. पता लगता है कि कॉस्ट पे काटना पड़ता है लास्ट में उसे. तो फ्रिक्वेंट ट्रेड उसमें करना पड़ता है. तो जैसे आपको लगा कि 15 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे ब्रेकआउट आया, उसको लीजिए. 2-3% मूवमेंट आया, उसको बुक करिए तुरंत. यही उसमें मंत्र है, मैं तो मानता हूँ. उसके अलावा आपको कोई इससे बड़ा कुछ वो रेसिपी मिलेगा नहीं. राइट, राइट. इसके बाद सर ऋषि गवारे सर ने पूछा था कि सर बिगिनर को ट्रेडिंग सीखने के लिए कुछ गाइड करें प्लीज. तो सर उसमें तो आई गेस हम लोगों का पॉडकास्ट सीरीज ही सुनिए सर, हमारा है ही हाँ, उस पे उसके उसी लिए. पे है, बिल्कुल. एंड आपको ऑफ कोर्स पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी हमारे ट्विटर चैनल पे. जो भी ये पॉडकास्ट हुए थे एवरी थर्सडे दे हैपन. लास्ट टाइम राइट. मंडे को हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी, आप सब सुनिए एंड आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएंगी एंड दैट दे विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. नेक्स्ट सर कुछ स्टॉक्स हैं, कैडिला हेल्थ व्यू, जीनस पेपर एंड जीनस. फार्मा में कंसोलिडेशन है. बहुत दवाई बेच लिया उन लोगों ने. हम्म. 20 में और 21 में अभी दवाई नहीं बिकेगा, ये मान लो आप. ओके, ओके सर. वो नॉर्मल वही उनका रेवेन्यू प्रॉफिट आ जाएंगे जो 2020 तक से पहले के थे. तो ओके. फार्मा में बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस एंड बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक. मैं आपको बता रहा हूँ. हम्म. इवन इन आईटी, आईटी में मैं बोल रहा हूँ आपको. हम्म. 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 राइट. नेक्स्ट सर है जीनस पेपर एंड जीनस पावर, एमसीएक्स, डेटा पैटर्न्स और आईओएलसीपी. हम्म. तो इनमें से सर कोई भी अगर आप ट्रैक करते हो. एक भी ट्रैक नहीं करता मैं. ओके. देन सर योगेश सर का क्वेश्चन है, सर प्लीज शेयर द बेस्ट इंडिकेटर फॉर शॉर्ट टर्म.
बेस्ट तो सारे ही हैं, आपको समझ में आना चाहिए। आरएसआई हो गया, मैकडी हो गया, मैं तो ये यूज कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। और सीसीआई, जहाँ पे आप जो आपको स्ट्रेंथ बताता है कि मोमेंटम कितना स्ट्रांग है कितना नहीं। 100 के ऊपर अगर वो जाता है उसका वैल्यू, या 50 से 100 के बीच में होता है तो आप लीजिए, और 100 के ऊपर जाता है तो और लीजिए या तो मत लीजिए, और 200 के ऊपर जाता है, 300 के ऊपर जाता है, मतलब उसका पुराना पैटर्न देख लीजिए कि कहाँ पे उसका सीसीआई पिक आउट हो रहा है, उसके आसपास उसको बेच दीजिए। ये चीज राइट, है, 2-3 में ही राइट। काम बन जाएगा। इसके बाद सर है विष्णु केमिकल्स हम्म। एंड अभी ट्रैकिंग वेंकीज। करते हैं। ओके, देन वेंकीज। वेंकीस में देखो प्रेशर रहेगा मेरे ख्याल से। हम्म, हम्म, अच्छा है, बट वो सिक्लिकली वाले सिक्लिकलिटी वहां पे आ जाता है, वो अंडे के प्राइसेस और कई चीजें वहां पे डिफाइन करती हैं, हम्म, राइट। हम्म, तो सीसॉ जर्नी रहता है वहां पे, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है वहां पे। तो हम्म, थोड़ा प्रेशर रहेगा, मतलब वहां पे इन चीजों में, मतलब स्टेबिलिटी जहाँ पे है ना जिस बिजनेस में, जहाँ पे ये प्राइसेस का कोई वो ना रहो, प्राइस घटे तो स्टॉक नीचे और प्राइस बढ़े तो स्टॉक ऊपर, वो स्टॉक से दूर रहिएगा, तो उसमें बैंकीज भी है। राइट। एक सर बालाजी एमाइंस तो हमने डिस्कस किया हम्म। ऑलरेडी। हम्म। गेल भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। हम्म। एंड बीएसई लिमिटेड है। देन बीएससी ठीक है, मतलब बीएससी का सीडीएसएल सीडीएसएल से बढ़िया है। हम्म, लेकिन अगेन वही चीज है, कितने प्रॉफिट होते हैं, मतलब मार्केट अगर नीचे जाता है यहाँ पे हम्म, या कंसोलिडेट करता है तो कहीं ना कहीं उससे बीएससी को नुकसान भी होगा। कंसोलिडेशन में क्या होगा, ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। ट्रेडर्स का हम्म। पार्टिसिपेशन जितना कम होएगा उतना सीडीएसएल और इनका बीएससी का प्रॉफिट कम आएगा, सीधा से। राइट, राइट। तो देन पिछला सर। पिछला साल बहुत अच्छा रहा है इनका। ये हम्म, साल मेरे को लगता नहीं कि इनके लिए इतना अच्छा रहेगा, बिकॉज मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है 1-2 क्वार्टर। हम्म, ये हम्म, क्वार्टर तो करा ही है, और हम्म, अगले क्वार्टर भी कर सकता है, तो इन क्वार्टर्स में हो सकता है उतना प्रॉफिट ना आए जितना एक्सपेक्टेड है। बट ओवरऑल डिमेट अकाउंट्स क्योंकि बढ़ गए हैं, है ना, तो हम्म। वो चीज को मिटिगेट कर देंगे ऑल इन ऑल। बट राइट, प्राइस वाइज मेरे को लग रहा है इतना अप्रिसिएशन शायद हो सकता है इस साल, इतना ना। राइट, राइट। नेक्स्ट सर है कैम्स और डी लिंक। डीलिंग अच्छा है, डीलिंग आईटी इंफ्रा का स्टॉक है। और हम्म, डीलिंग बस उसमें टेक्निकली अगर आपको देखना है, अगर आप शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेड करना चाहते हैं तो जब तक वो 165-70 का जोन पार ना करे उसको मत लीजिएगा। हाँ, हम्म, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो आप ले सकते हैं उसको। शॉर्ट से मीडियम टर्म में 165-170 का जो जोन है वहां के ऊपर ब्रेकआउट है तभी उसमें पैसा डालने का, नहीं तो नहीं डालने का। हम्म। राइट, राइट। ओके, नेक्स्ट है गुलशन पॉली ऑयल्स। अच्छी कंपनी है, मतलब बहुत कुछ किया है उन्होंने, ओके, ग्रेट। राइट। तो उसके फ्रूट्स उनको मिल रहे हैं धीरे धीरे। बट ये है कि वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे या ओवरऑल उसका पूरा राइज देखोगे तो हम्म, काफी हो चुका है, मतलब स्टॉक 30-40 रुपए से 40-50 रुपए से 400 पहुंच गया है। तो हम्म। शायद कंसोलिडेशन देखने को मिले, और जो भी कंसोलिडेशन होगा और प्राइस यहाँ पे 20-30% करेक्ट करता है वहां से, या ज्यादा करेक्ट करता है, तो शायद लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती राइट, राइट, ग्रेट सर। नेक्स्ट सर पुनीत सर का क्वेश्चन है, सर मेटल सेक्टर कैसा है इस टाइम और सेल पे व्यू। है। मेटल अवॉइड, ओके। मेटल मैं पिछले 3-4-5 महीने से बोल रहा हूँ कि मेटल को अवॉइड करिए, और मेटल में शायद कंसोलिडेशन और बढ़ेगा आगे। अवॉइड ही करिए, मैं तो, मेरा मानना यही है। हम्म। ओके। इसके बाद सर फिट इन्वेस्टर सर ने पूछा है, सर इफ यू कैन शेयर अ फ्यू कंपनी नेम्स, आई एम नॉट श्योर इन विच रिगार्ड, तो विल टेक इट एज अ जनरल वॉच लिस्ट आपकी। इस समय कोई कंपनीज आपकी वॉच लिस्ट में है आजकल के लिए या जीएनएफसी फिर। बता दिया मैंने, ओपनली बताया, जीएनएफसी हो गया, विधि डाइस्टफ हो गया, ये सब कंपनीज में करेक्शन आता है, आप लीजिए इनको। जीएनएफसी हो गया, विधि हो गया, रेडिंगटन इंडिया हो गया, जहां हम्म। पे अर्निंग्स Q3 में अच्छा है वहां पे। बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स मतलब इसमें मैं भी जोड़ूंगा, ऊपर जो आपको ट्वीट पिंड है उसमें सर के मार्केट साइंटिस्ट सर के खुद के पोर्टफोलियो का लिंक है। यू कैन हम्म। जस्ट गो टू दैट लिंक, चेक आउट ट्रिंकर पे उन्होंने कौन से स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, इन्वेस्ट करो उसमें, जब भी सर कोई नया स्टॉक लेंगे या सेल करेंगे विल गेट नोटिफिकेशन। सो दैट इज द बेस्ट वे टू ट्रैक सर किस चीज में इंटरेस्टेड है, उनकी वॉच लिस्ट में अपडेटेड रहने के लिए। राइट। ओके। ये बातों बातों में आपने यूएस ये अपने इसको डाउ जोन्स को और डाउन करवा दिया यार। सर मैं तो क्या ही करवाऊंगा तो ऑब्वियसली। हमारे, मतलब हम लोग जो बोल रहे हैं, देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वट एवर वी आर डिस्कसिंग, देयर इज नो कनेक्शन ऑफ दैट।
in the market. But Hmm. whatever we are discussing basis some facts और basis Hmm. जो भी हो रहा है उसके हिसाब से ना, Hmm. तो Hmm. उसमें हो सकता है कि हमने 10 चीजें डिस्कस करी, 3 में हम गलत हो जाएं, Hmm. Hmm. लेकिन अगर हम 6 से 7 में भी ठीक जाएंगे ना, तो Hmm. वी आर विनर इन द मार्केट. Hmm. तो यूएस मार्केट और इंडिया मार्केट का स्ट्रक्चर में इतना फर्क है. यूएस मार्केट के पास कोई क्लू नहीं है, इंडियन इंडियन मार्केट के पास कुछ क्लूज हैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाने के, लेकिन क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो नेगेटिव है, उसकी वजह से हम भी अपने क्लूज पे काम नहीं कर पा रहे. हम भी कह रहे हैं भाई ठीक Hmm. है Hmm. ना. तो जैसे मैंने बोला ना कि जैसे न्यूज आई और ये हुआ, तो हमने एक रिकवरी दिखाई 16,800 से. Hmm. Hmm. तो लोग जेल में चले गए थे 200 डीमा Hmm. के नीचे, Hmm. पर हमने वहां पे रिकवरी दिखाई और हम बेल पे आ गए. लेकिन वो बेल 2-3 दिन की रही, 4 दिन की रही, फिर प्ली फाइल कर दी किसी ने, पीएल डाल दी हमारे खिलाफ. Hmm. ठीक है. तो वो हो सकता है कि हम वापस से वो जेल की तरफ जाएं, या कोर्ट में हमें घसीटा जाएगा Hmm. कल Hmm. या मंडे को. ठीक है. और वहां पे कार्रवाई क्या होती है देखो, कि Hmm. हमें 2 महीने की 3 महीने की कैद आती है, कि 200 डीएमआ के नीचे हमको गुजारना पड़े. हो सकता है निफ्टी में भी, स्मॉल कैप में तो आ ही गया है, और हो सकता है कि स्टॉक्स में. तो वो पीरियड ऑफ पेन होएगा ट्रेडर्स के लिए, बिकॉज ट्रेड नहीं कर पाओगे आप आसानी से. बट दैट विल बी अ वेरी गुड पीरियड फॉर इन्वेस्टर्स जो आज तक वेट कर रहे थे, या मौका नहीं ले पाए, या फोमो में भी नहीं पैसे बना पाए, और बोले यार मेरे को मौका नहीं मिलता, उनके लिए. और पीरियड ऑफ पेन होएगा उन लोगों के लिए जो बदलेंगे नहीं, जिनको लगेगा नहीं ये डिप बाय करने की है, और बाय करके बैठ जाए, और पता लगे कि कई सेक्टर्स और कई स्टॉक्स जो उनको लग रहा है कि हमेशा बाउंस करते थे, शायद हो सकता है इस बार कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो शायद बाउंस उतना ना करे जितना आप सोच रहे हो. और बाकी ऐसे सेक्टर जो है वो आपके बगल से मतलब उड़ा के ले जाएं उसको पूरा. एंड दो सेक्टर्स मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, ये आपका सेमीकंडक्टर हो गया, या आपका इंफ्रा हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, एथेनॉल हो गया, हाइड्रोजन आ गया, मेथनॉल. आप देखना 2-3 महीने बाद, मेरी बात याद रखना, 2-3 या 4 महीना या मैक्सिमम 6 महीना में मेथनॉल एक थीम में आएगा. और जब आएगा ना, ऐसा आएगा कि तब तक स्टॉक ना उस लेवल पे रहेंगे नहीं कि आप लेने की हिम्मत हो. आप जो भी मेथनॉल के स्टॉक्स हैं तो लेना चाहिए, तो आज से लेना शुरू कर देना चाहिए उनको, बिकॉज methanol is far much better than ethanol. Ethanol Hmm. has limitations. Methanol doesn't have much limitations in Hmm. terms of uses. So sooner than later, government will promote methanol blending as well. Over to Vishu. And yes. राइट सर, क्वेश्चंस तो मेरे पास बहुत बहुत सारे अभी भी और भी बाकी हैं. बैटिंग वंस अगेन आपको करनी है, आप बताओ. मतलब इट्स बीन 1.5 hours, तो देखो बैटिंग हम करते रहेंगे, एंड आई गेस जितना ज्यादा बैटिंग करेंगे उतना ज्यादा रन बनते जाएंगे, और ज्यादा रन बनने में फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये मैच ड्रॉ होगा या जीतेंगे, क्या है क्या नहीं है. बट वट एवर थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड, आई गेस बेसिस दैट आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल वुड हैव गॉट द राइट इनसाइट. एंड बिलीव मी गाइस, मैं जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ. एक मेरा रिक्वेस्ट है, बुरा मत मानना जो हमने बातें करी कि यार ये बुरा, ये कम लग रहा है, वो लग रहा है. देखो व्यू होता है और उसके पीछे कोई बेस होता है. राइट. हवा में बातें मैं कभी करता नहीं हूँ, जो मेरे को लगता है बता देता हूँ. हाँ ये जरूर है कि अगर 10 बातें बोली तो हो सकता है 3 से 4 गलत हो सकती हैं. वो सबके साथ हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है ना. लेकिन 5 से 6 जो बातें हैं, अगर वो इंपॉर्टेंट बातें हैं 10 की 10, और उनमें से 6 भी सही निकल गई, तो आपका जीत है. हाँ, 10 में से 7 बातें आपकी गलत निकल गई तो आप हारोगे. ये चीज है. तो आप जो भी पॉइंट डिस्कस हुए हैं, जो भी चीजें डिस्कस हुई हैं, जियोपॉलिटिकली इंडिकेटर्स एंड ऑल, उन पे जाके खुद की स्टडी करिए, खुद उनको समझिए. आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स जो भी अभी हैं यहाँ पे जुड़े हुए, आप भी खुद इस चीज को रियलाइज करोगे कि वट एवर वी हैव डिस्कसिंग नाउ, उसमें कुछ तो बात है, कुछ तो सच्चाई है. तो लाइक जैसे रशिया का डिस्कस किया कि रशिया क्यों बार बार ही दिखा रहा है कि उसने सेना को वापस मोड़ लिया, यूएस का इतना इंटरवेंशन क्यों बढ़ रहा है भाई, यूएस को क्या मतलब है रशिया और इससे, क्यों वो बोल रहा है कि यूक्रेन को मैं तेरे को नाटो की वो दिला दूंगा, क्यों वो मतलब आग में घी डालने का काम कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है यूएस. बिकॉज यूएस चाह रहा है कि कुछ यहाँ पे पंगा हो, और पंगे की वजह से मंदी आए. मंदी आए तो मेरी जो आधी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है उस मंदी की वजह से सॉल्व हो जाए, ताकि फेड के ऊपर दबाव ना आए कि वो रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दे और फिर ज्यादा मंदी आए. बिकॉज दे आर एट अनकंट्रोलेबल सिचुएशन.
आपको बता रहा हूँ, जो भी लोग के दोस्त यूएस में रहते हैं, आप उनसे पूछ लेना कि वहां पे आज की डेट में यूएस जो इन्फ्लेशन उसका हालात क्या है। और 1-2 साल से जो रह रहे हैं उनसे तो पूछना मत, उनको नहीं पता कुछ भी, आपको बता रहा हूँ मैं। बिकॉज जो 10 साल से रह रहा है वही बता पाएगा, बिकॉज यूएस ने पिछले 2 दशक में, पिछले 20 से 25 सालों में इन्फ्लेशन देखी नहीं कि होती क्या है महंगाई। अब वो जब देखना शुरू करेंगे, आपको बता रहा हूँ, दे विल नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट थिंग। हाहाकार मचेगा एकदम से, ये चीज है। ओवर टू विशु, ज्यादा बात नहीं करेंगे यार। लेट्स टॉक सम पॉजिटिव। दिस इज नॉट नेगेटिव, दिस इज द हम्म रियलिटी जो आपको बता रहा हूँ। राइट राइट। राइट तो जो बिल्कुल लोग यूएस में पिछले 10 साल से रह रहे हैं, आपके जानकार हैं या उससे ज्यादा टाइम हो गया या जिनको अच्छी पकड़ है, उनसे पूछेगा, आपको ये एग्जैक्ट बात बताएंगे कि इन्फ्लेशन का नाम का वहां पे इतना कुछ था ही नहीं आज तक, एक एलिमेंट। अब 1 साल से आ गया है, तो वहां पे क्राइसिस क्रिएट हो रहे हैं जो बड़े हो सकते हैं। राइट राइट एब्सोल्युटली सर राइट। सो थैंक यू सो मच सर बहुत एनलाइटनिंग सेशन था बहुत मजा आया बातें करने में आई थिंक सिंस वी स्टार्टेड मतलब 400 वो जो लेवल मेंटेन्ड है 450 400 constantly we had people listening to you and it's always so enlightening talking to you it's always so fun listening to you learning from you so thank you so much for your time and of course our audience as well for being there with us throughout the session for so long it's almost quarter to 2 hours and थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड ऑफ कोर्स मार्केट राइट। साइंटिस्ट सर को हम दोबारा लेके आएंगे उनसे और भी बहुत कुछ सीखना है तो स्टे ट्यून फॉर थर्सडे दैट को हम आएंगे और डिस्कस करेंगे समहाउ ये जो हमने बातें डिस्कस करी हैं जियो पॉलिटिक्स का, इसका हम स्पेशल कुछ डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि जियो पॉलिटिक्स जो होती है सेंटर लीड ले लेती हैं और फिर मार्केट को डिक्टेट करती हैं। राइट। राइट और क्यों, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, जियो पॉलिटिक्स को 95% लोग रेट ही नहीं करते हैं। हम्म मतलब वो सोचते हैं कि ये आएगा चले जाएगा या, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उनके पीछे इतने बड़े बड़े रीजन होते हैं कि जियो पॉलिटिक्स ने बड़े बड़े बॉटम्स फॉर्म करे हैं या बड़े बड़े टॉप्स को फॉर्म कर दिया है जियो पॉलिटिक्स ने, या बड़ी हम्म बड़ी करेक्शन लेके आ गए। हम्म मतलब आप सारी चीजों को अगर कनेक्ट करोगे, मतलब राइट वो हम कभी फिर बात करेंगे कि कौन से बिल्कुल ऐसे जियो पॉलिटिकल इवेंट थे जिनकी वजह से टॉप फॉर्म हुआ, करेक्शन आया, फिर बॉटम भी फॉर्म हुआ जब वो सॉल्व हुआ। राइट, ये सब चीजें। राइट ठीक है। एब्सोल्युटली हम्म। बिल्कुल once again thank you so much sir everybody have a good and profitable day tomorrow राइट, श्योर।